तो सर बहुत ही मतलब कैजुअल हाँ, एकदम कॉन्वर्सेशन है। कैजुअल। मैं तो सुपर कैजुअल, तेरे साथ तो वैसे भी कैजुअल। बात हम वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन की ही करेंगे। सो अभी कैसा चल रहा है सर, मतलब देखा जाए ओवरऑल एमपी में? ओवरऑल एमपी में मुझे कैसे लगता है कि सिचुएशन इम्प्रोवाइज़ हो रही है, बट ये एक ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि सिचुएशन इम्प्रोवाइज़ हो रही है तो हम कई बार स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि टाइगर नंबर बढ़ रहा है, लेपर्ड नंबर बढ़ रहा है, हम वल्चर स्टेट हैं और वुल्फ का नंबर हमारे यहाँ मैक्सिमम है, घड़ियाल का नंबर हमारे यहाँ मैक्सिमम है। तो ये एक नज़रिया होता है देखने का। पर आप देखोगे कि इनके साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लोगों की डेवलपमेंट नीड भी बढ़ रही है, तो चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। और हर बार आपके पास में कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने का। तो एक तरफ जब आप मिटिगेशन और चैलेंजेस और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट होते जा रही है सिचुएशन। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो है। एक तरफ तो एनकरेजिंग न्यूज़ है, पर एक तरफ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी सामने हैं। तो बस उसी के बीच में एक वाइल्ड लाइफ मैनेजर का काम मुझे इसीलिए लगता है कि इट इज़ वेरी डायनामिक। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ऐसा गोल है जिसको आपने अचीव कर लिया और फिर आप आराम से बैठ सकते हो। इट इज़, आप हर दिन आपका नया चैलेंज एक होता है। आप जैसे उस गोल पे पहुंचते हो आपको फिर आगे दिखने लगता है। तो 90s में जब पॉपुलेशन हमारी गिर रही थी तो हमारा चैलेंज था हमको पॉपुलेशन बढ़ाना है। और आप देखो 2010 का जो एस्टिमेशन था वो फिर 257 टाइगर्स का था। 2022 में हमने 785 कर दिए। तो इट इज़ मोर देन 3 टाइम्स। सेम गोज विद द लेपर्ड नंबर। पर वो उसके साथ फिर ह्यूमन डेथ भी बढ़ रही है, कैटल किल भी बढ़ रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो है कि इन अ वे इट इज़ एनकरेजिंग, इन अ वे इट इज़ चैलेंजिंग। सो पर्सनली क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ रास्ता ब्लॉक कर दो ताकि कोई आए नहीं उधर से। हाँ सर, जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है वाइल्ड लाइफ की, बट हम क्या उस वे में भी हम सोच रहे हैं कि हमको उनका एरिया भी बढ़ाना चाहिए, उसमें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं? जब हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हमको एरिया बढ़ाना चाहिए, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स में हम हैं, नए नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ बनाना आसान काम नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश तो बहुत ज़्यादा कमिटेड है इस चीज़ को लेके, और रातापानी हमारा एक नया टाइगर रिजर्व बनने के पूरे चांसेस हैं। और नौरादही को हमने अभी लास्ट ईयर ही वो डिक्लेयर हुआ है एज अ टाइगर रिजर्व। तो एक तरफ वो कोशिश तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरी हैं, उनके अंदर भी जगह है। तो जैसे पहले सतपुड़ा के अंदर करीब 47 विलेजेस होते थे कोर एरिया में। हमने जब उन विलेजेस को बाहर करा तो अंदर ही जगह बहुत सारी बन गई। कान्हा के अंदर से हमने जो 8 गांव रिलोकेट करे तो कान्हा के अंदर जगह बन गई। नौरादेही में अभी बहुत सारी जगह बननी बाकी है, वहाँ पे रिलोकेशन का काम चालू है, और संजय दुबरी में भी चालू है। तो नया एरिया शायद हमको ना मिल पाए, तो यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पर ज़्यादा अच्छा है कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसकी क्वालिटी एनहेंस कर दें, पहला। और दूसरा, जो हमारे टेरिटोरियल फॉरेस्ट हैं उनमें भी वाइल्ड एनिमल है। यदि मैं अपने 785 टाइगर्स की बात करूं तो लगभग 40% टाइगर टेरिटोरियल फॉरेस्ट में हैं। तो हम उनको भी यदि मैनेज कर सकें वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनिमल तो नहीं जानता है ना कि वो नेशनल पार्क में है या सेंचुरी में है। एनिमल जानता है कि उसको सुरक्षित माहौल मिल रहा है कि नहीं। एनिमल ये जानता है कि उसको पीने के लिए पानी है कि नहीं। एनिमल ये जानता है कि उसको मीटिंग पार्टनर है कि नहीं है। तो यदि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर किसी भी जंगल में खड़ा कर दिया जाए, और मध्य प्रदेश तो बहुत ब्लेस्ड है, हमारे यहाँ लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है, 94 टू बी प्रिसाइज। उसमें से एक पुरानी रिपोर्ट है 2014 की, यही ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जिसमें लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश में इलाका है जो टाइगरों के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। और मेरा अभी तो लेटेस्ट मेरे पास डेटा नहीं है, पर एक अनुमान है कि लगभग 30 से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही टाइगर प्रेजेंस है। तो अभी नया एरिया नहीं चाहिए, हमें पुराने एरिया को ही मैनेज करके हम टाइगर पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर सकते हैं उसमें। तो सर, जैसे जो बफर की जो बाउंड्रीज हैं उसको भी हम क्या कभी फ्यूचर में से आगे बढ़ाने का कुछ नहीं प्लान हो सकता है? नहीं, वो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि हमको बफर का एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है। गलती से भी वो थॉट में नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जब हमने बफर एरिया बना तब हमने कुछ लोगों को कमिट किया था, और हम अपने उसी कमिटमेंट पे टिका रहेंगे। सर, आई थिंक एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि बफर एरिया होता क्या है, तो नॉर्मली लोग समझ जाएंगे। हाँ,
तो जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो बफर का जिक्र आ जाता है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा कि जब टाइगर रिजर्व बने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद में, तो केवल नेशनल पार्क और सेंचुरी जो कि टाइगर के लिए पोटेंशियल थे या टाइगर के इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि मैं जब टाइगर कह रहा हूँ तो केवल टाइगर की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे उसके कुनबे की बात कह रहा हूँ। तो उसमें डियर भी है, उसमें गौर भी है, उसमें बर्ड्स भी, एवरीथिंग जो पूरा टाइगर का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो वो जगह जो टाइगर इकोसिस्टम के लिए मोस्ट कन्वीनियंट थे, 9 जगह उनसे शुरुआत हुई, धीरे धीरे नंबर बढ़ता गया और 2008 में आई थिंक 38 टाइगर रिजर्व हो चुके थे। लेकिन जो टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट का सक्सेस था, उसका नतीजा ये था कि टाइगर रिजर्व के बियॉन्ड भी टाइगर जा रहे थे। और तब के जो टाइगर एक्सपर्ट्स थे या पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर थे, उनको एहसास हुआ कि एक तरफ तो आपने एकदम सेंटो सेंटोरम जैसी जगह बना रखी है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है और प्योरली टाइगर सेंट्रिक या प्योरली वाइल्ड लाइफ सेंट्रिक मैनेजमेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ बाहर का इलाका है जो कोई गांव है या साधारण जंगल है। मतलब उस टाइम पे बफर एरिया, उस समय बफर एरिया नहीं था। केवल कान्हा, आई थिंक आई एम श्योर कि कान्हा वाज द ओनली प्लेस जहां 96-97 में बफर एरिया बन चुका था, एक्सपेरिमेंटल ही सही, लेकिन बाकी टाइगर रिजर्वों में बफर एरिया नहीं था। और 2008-9 से ये बफर एरिया बनना शुरू हुए और आइडिया यही था कि कोर एरिया से कभी कोई वहाँ एनिमल बाहर निकलता है तो उसको एकदम से शॉक नहीं लगे, उसको एक ऐसा जगह मिले जो थोड़ी तो ह्यूमन प्रेजेंस है और थोड़ा जंगल भी है, उसके हिसाब से माहौल भी है, तो उसको एक कुशनिंग मिल जाएगी और वो फर्दर बाहर जाने का डेयर भी शायद न करे, क्योंकि उसको मालूम है कि अब इसके बाहर स्थिति और डिटोरिएट होती जाएगी। तो वो बफर एक कुशन की तरह से बनाया गया और एक थंब रूल जैसा लिया गया था कि कोर एरिया से 4-5 किलोमीटर की दूरी तक बफर होगा और बफर एक मल्टीपर्पज़ यूज एरिया होगा जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का भी काम करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल फॉरेस्ट में सिल्वीकल्चर होता है, आप कूप की कटाई हो सकती है, वहाँ पे आप अपने वहाँ जानवरों को चराई के लिए ले जा सकते हो, आप वहाँ से कंदमूल इकट्ठा कर सकते हो, शहद इकट्ठा कर सकते हो, महुआ इकट्ठा कर सकते हो, तेंदुपत्ता, तो बफर में ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं जो कोर में नहीं। तो मेरे ख्याल से ये कमिटमेंट हमने बफर के लिए जब भी कर लिया था, पेंच टाइगर रिजर्व का बफर 2010 में बना और हमारे नियंत्रण में 2014 में आया। तो आई थिंक हम अब यदि उसको बढ़ाने की बात करेंगे तो हम लोगों से धोखा करेंगे। तो बफर को बढ़ाने की ऐसी कोई भी बात कहीं पे नहीं है। ओके। एंड सर, जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट है वो किस तरीके से डिफरेंट है बफर से और बाकी उससे? देखिए, फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है, जंगल तो जंगल है। आप जंगल का उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि आप उस जंगल को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो मैं मध्य प्रदेश के जंगलों को मोटे तौर पे हम 3 हिस्से में कह सकते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। पहला हम बोलते हैं कि हम उसको वाइल्ड लाइफ के लिए मैनेज करेंगे। तो जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ के लिए जिन जंगलों को मैनेज कर रहे हैं उनको हमने नेशनल पार्क या सेंचुरी बना रखा है या वो बफर एरिया है, यही 2-3 है। तो इन फॉरेस्ट में जो रूल हैं वो मोस्टली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से गवर्न होते हैं जी। और अभी की जो स्थिति है हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हमारे यहाँ पे कोई भी सिल्वीकल्चर ऑपरेशन नहीं होता। मतलब हम कूप काट के लकड़ी काटना और वो सब चीज़ नहीं करते हैं। लोग वहाँ पे अपने जानवर चराई के लिए नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ हम तेंदुपत्ता नहीं तोड़ते हैं, हम वहाँ से महुआ एकत्र नहीं करते हैं। हम मानते हैं वो जंगल प्योरली वाइल्ड लाइफ के लिए है और हम पर लोगों को एजुकेट करने के लिए टूरिज्म एक्टिविटी वहाँ पे जरूर करते हैं। तो यही इंसानों का वहाँ पे दखल होता है। फिर दूसरा आया इन्हीं में जो वाइल्ड लाइफ के लिए है लेकिन बफर एरिया है। तो बफर एरिया में हम टूरिज्म भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लकड़ी काटते भी हैं, उसको बेचते भी हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वो गांव के लोगों के साथ साझा भी करते हैं। तो वो 20% जो भी टिम्बर के इससे प्रॉफिट होता है वो गांव के लोगों को, समितियों को सीधे सीधे मिल जाता है। तो इस तरह से बफर मैनेज होता है जी। दूसरा जो सेगमेंट हमारे जंगलों का है हम उसको टेरिटोरियल फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में उसके लिए अलग अलग शब्दावली है, पर हमारे यहाँ पे हिंदी में क्षेत्रीय वन मंडल कहते हैं उन्हें और इंग्लिश में टेरिटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो वो फॉरेस्ट हैं, उनका उद्देश्य जंगल को उनकी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की जो वैल्यू है उससे और थोड़ा बहुत कमर्शियल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जंगलों में ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं भी गए और दिल करा कोई भी पेड़ काट दिया। किसी भी जंगल में हमको क्या काम करना है और जंगलों में करने वाले काम को मोटे तौर पे हम सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। तो जो सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस है वो लगभग 2 या 3 साल लगा के एक डीएफओ या सीएफ स्तर के अधिकारी और उनकी टीम प्लानिंग करती है और वो
वो गाइडिंग प्रिंसिपल दे देती है कि किसी जंगल में आप जब लकड़ी काटने जाओगे तो क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, या उस जंगल में क्या काम करोगे क्या नहीं करोगे। तो इस तरह से वो पूरे गाइडिंग प्रिंसिपल है और उस तहत वो लकड़ी कटती है और कूपों में जाती है बिकने के लिए। उसका प्रॉफिट गांव के लोगों को भी मिलता है और शासन को भी आय होती है। यहाँ ये बताना मैं चाहूँगा कि यदि हम किसी जंगल को टेरिटोरियल के रूप में मैनेज कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ को जाने से कोई रोकता नहीं है, वो फ्री रेंजिंग है। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे जो टाइगर हैं 785 टाइगर्स हैं, उसमें लगभग 400 टाइगर होंगे वो पार्कों के अंदर है, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में है, और बाकी 350 टाइगर्स इनमें है, इन जंगलों में, टेरिटोरियल फॉरेस्ट में भी है। तो हम उन जंगलों में भी वाइल्ड लाइफ के लिए वाटर बॉडीज बनाते हैं, उन जंगलों में भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। यदि कोई लीगल एक्टिविटी करे तो हम वहाँ पे भी उनको पकड़ते हैं और वो तमाम लीगल कार्रवाई उनके विरुद्ध करते हैं। पर फोकस हमारा टिम्बर प्रोडक्शन और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है। यहाँ मैं ये दोनों शब्द इसलिए ले रहा हूँ कि जब भी हम कोई पेड़, किसी हिस्से में पेड़ काटना होता है ना, तो हमारे एक प्रिंसिपल है, तो उन प्रिंसिपल के तहत जो पेड़ हमें अवेलेबल होते हैं, हमने कहा कि हम 100 गोलाई से ज़्यादा का पेड़ काटेंगे, लेकिन हम उसके भी शायद 20% पेड़ ही काटते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो पेड़ का बाई प्रोडक्ट है वो हवा और पानी है। तो यदि हम हवा पानी नहीं लिए तो लकड़ी बेच के क्या करेंगे। तो हम जहाँ पे कूप काटते भी हैं बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से काटते हैं। और तीसरा, हमारे जंगलों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं। तो वो कॉरपोरेशन हम थोड़ा एग्रेसिव तरीके से वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे हम फेलिंग करते हैं और प्लांटेशन करते हैं, और अधिकतर वो स्पीशीज़ का प्लांटेशन करते हैं जो टिम्बर इंडस्ट्री की डिमांड होती है। और उन जंगलों में भी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट होता है, लेकिन प्रियोरिटी वहाँ कॉमर्स है। तो एक बहुत छोटा सा इलाका, आई थिंक मैं शायद स्टैटिस्टिक्स सही नहीं बता पाऊँगा अभी, बट आई थिंक पूरे हमारे जंगल का 2 या 3% होगा, या मैक्स 5% होगा, जिसको हम प्योरली कॉमर्स के हिसाब से करते हैं। हमारे जंगलों का लगभग 15%, यदि मध्य प्रदेश की बात करूं, 94,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में नेशनल पार्क्स और सेंचुरी हैं, तो लगभग 15% इलाका आएगा जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के हिसाब से मैनेज करते हैं, और बाकी जो 80% है वो हम शायद इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एक बीच का ताना बाना बनाना चाहते हैं। ओके। तो सर, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन अब जैसे हम प्लांट्स की बात करें, काफ़ी सारी ऐसी प्रजाति हैं जो ख़त्म होने के उस पे हैं, तो उस पे भी हम कुछ काम कर रहे हैं क्या? ज़रूर। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि हमारे कूप की मार्किंग होती है, तो कूप की मार्किंग में यही प्रिंसिपल होते हैं। तो एक थंब रूल है, फलदार पेड़ आप नहीं काटोगे। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो नहीं काटोगे आप, भले वो कितना भी मोटा पेड़ हो, कितना भी अच्छा पेड़ हो, है ना। वो पेड़ यदि बहुत ही स्लोपी जगह पे है तो आप नहीं काटोगे, क्योंकि इरोजन बढ़ जाएगा। यदि 2 पेड़ हैं, दोनों आपकी, मान लीजिए 90 गर्त से ज़्यादा के पेड़ को काटना है, तो 2 पेड़ हैं, यदि वो दोनों एक दूसरे से 6 मीटर से ज़्यादा दूर हैं, तो आप दोनों को नहीं काटोगे। तो आप किसी पेड़ को काटने का जब निर्णय लेते हो तो कोशिश करते हो कि उसके 6 मीटर के भीतर एक पेड़ हो, ताकि वो जंगल बैरन नहीं हो। तो यदि आप जस्ट इमेजिन करें कि 6 मीटर है तो उसकी कैनोपी कितनी बड़ी होती है पेड़ की, तो यदि आप एक पेड़ काटोगे और 6 मीटर के अंदर एक और पेड़ है, तो दूसरे पेड़ की कैनोपी जमीन को ढक लेगी। लेकिन तो एक तो हम ये करते हैं, इस तरह से हम जो इंडेंजर्ड ट्रीज़ हैं उनको बचाते हैं। फिर मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट है, या बायोडायवर्सिटी हमारे यहाँ मिशन हम कहते हैं, वो हमारे प्रदेश की जैव विविधता को बचाने के लिए स्पेशली काम करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो बहुत कम बचे हैं अलग अलग कारणों से, उसके लिए अलग से नर्सरी होती है, और वो जो उसके लिए अप्रोप्रिएट जगह है वहाँ पे उसको प्लांट किया जाता है। मतलब उसका पूरा अलग डिपार्टमेंट ही पूरा एक उसका वर्टिकल, जो एक आजकल के जो कॉर्पोरेट की दुनिया में वर्टिकल वर्ड लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो एक सेपरेट वर्टिकल है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज को और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए काम कर रहा है। वो वाइल्ड लाइफ की बियॉन्ड है। जी। तो सर, उसको क्या अलग जगह पे ऐसे लगाया भी जाता है कि खाली बस नर्सरी पे ही हम उसका? नहीं, नर्सरी तो लगाना किसी भी पेड़ को लगाने का पहला स्टेप है। आप पहले नर्सरी पे लगाओगे, और जब वो 1 या 2 साल का हो जाएगा तो फिर जंगल में जहाँ पे वो खत्म हो गए हैं वहाँ पे आप लगाओगे। तो चाहे चंदन हमारे जंगलों से बहुत तेजी से खत्म हुए, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो चाहे तो अपने फलों की वैल्यू के, मतलब फ्रूट बियरिंग की वैल्यू के कारण, या कभी कोई गोंद के कारण, या कभी कोई मेडिसिनल प्लांट होने के कारण, तो हम उन स्पीशीज को नर्सरी में लेके देन वी प्लांट देम इनसाइड द फॉरेस्ट।
ओके, तो सर जैसे अब वाइल्ड लाइफ ये भी हो गया एंड प्लांट्स भी हो गया, अब जैसे अगर अपन वाटर बॉडीज़ के जो स्पीशीज़ हैं उनकी बात करें, उसमें भी काफ़ी सारी ऐसे फिशेज़ हैं जो स्पीशीज़ हैं जो काफ़ी एंडेंजर्ड हैं, तो उसमें भी हम कुछ काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये जो हम जब काम करते हैं ना, और कई बार लोग जो कहते हैं, और मैंने शायद अपनी बात में कहा भी, कि जब हम टाइगर बचाने की बात करते हैं तो हम केवल टाइगर को बचाने की बात नहीं कर रहे, हम उसके पूरे इकोसिस्टम को बचाने की बात कर रहे हैं। तो वो मैं कई बार वो उदाहरण देता हूँ। बचपन में, आई डोंट नो आपके ऑडियंस में से कितने लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक बहुत बूढ़ी महिला थी, उसने बहुत दिनों तक तपस्या करी, और जब भगवान उसके सामने आए तो उससे बोला कि एक वर मांगो, एक ही वर दूंगा। तो उसने कहा कि मैं अपने पोते को चांदी के चम्मच में और चांदी की थाली में खाना खिलाते हुए देखना चाहती हूँ। तो 80 साल की बुढ़िया थी। अब जब पोता होगा 10-12 साल में, तब तक वो जिंदा रहेगी, और चांदी के थाली में खिलाने के लिए उसको बहुत वेल्दी होना पड़ेगा। तो उसने ऐसे मल्टीपल चीजें अपने भगवान से मान ली। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि टाइगर बचा लो, तो टाइगर को बचाने के लिए आपको उसका फूड बचाना पड़ेगा, और ग्रास बचानी पड़ेगी, जंगल बचाना पड़ेगा। तो ये चूंकि बात आपने पानी की करी थी, मैं टाइगर पे ले गया क्योंकि टाइगर का रेफरेंस लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मध्य प्रदेश को लोग तो जमीन से जानते हैं, पानी से नहीं जानते हैं, बट मध्य प्रदेश का एक राज्य मछली भी है। ओके, तो हमने जो महाशीर मछली है, महाशीर मछली को अपनी राज्य मछली डिक्लेयर करा हुआ है। और जैसा मैंने कहा ना कि हर एक कोई एक स्पीशीज इंडिकेटर होती है कि टाइगर है मतलब जंगल तुम्हारा अच्छा है, पानी में महाशीर मछली है मतलब पानी की क्वालिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है, या घड़ियाल भी है पानी में तो मतलब पानी बहुत अच्छा है। तो हमने अपने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बचाने के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए कहा कि भाई महाशीर इज द बैरोमीटर, की महाशीर है मतलब अच्छा है। और हम महाशीर के तहत ही बहुत सारे हमारी जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम है उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके तहत हम एक्वेटिक सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा घड़ियाल भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक टॉप प्रेडेटर है। और जैसा मैंने कहा ना कि घड़ियाल केवल मछली खाता है, तो अब आपको घड़ियाल बचाने हैं तो मछली बचानी पड़ेगी, और मछली बचेगी और घड़ियाल बच जाएगा तो पानी का पूरा इकोसिस्टम बच जाएगा। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ 3 ऐसे सेंचुरी हैं, चंबल नेशनल चंबल अभयारण्य जो 3 राज्यों के बीच है। चंबल नदी का जो दूसरा हमारा नॉर्दर्न किनारा है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य का है, या हम नॉर्दर्न कह लें या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न भी कह लें, और ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। और उसके अलावा एक हमारे पास सोन घड़ियाल सेंचुरी है और एक केन घड़ियाल सेंचुरी है। तो हम जितना ज़मीन को बचाने के लिए शिद्दत से काम कर रहे हैं, पानी और पानी के इकोसिस्टम को भी रिस्टोर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ओके, तो सर जैसे अब अपन अगर बात करें लेपर्ड्स की या स्लॉथ बेयर्स की, हाइनास हो गए, वुल्फ्स हो गए, तो कभी हमने ऐसा सोचा है क्या कि इनके लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी पहले चालू हुआ था, तो अभी मतलब इतनी ज़रूरत है कि नहीं है? हाँ और ना भी, दोनों ही। देखिए हमको हर एक जगह की अपनी एक अलग तासीर है ना, और वहाँ का एक अलग माहौल है। तो वो कोई भी जब हम प्रोजेक्ट चलाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जैसे टाइगर एक बहुत ही एपेक्स प्रेडेटर है, बहुत ही ज़बरदस्त अम्ब्रेला स्पीशीज़ है। तो आपने टाइगर की बात करी और टाइगर की बात के तहत आपने सारे के सारे उस इकोसिस्टम के सारे जानवर बचा लिया। थैंकफुली मध्य प्रदेश में जिस तरह का जंगल है उस तरह की, जैसे मैं पन्ना की बात करूंगा या सतपुड़ा की बात करूंगा, आप भी जानते हैं कि बेयर देखने के लिए दोनों बेहतरीन जगह हैं। बट हमने बेयर प्रोजेक्ट नहीं चलाया, लेकिन हमने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया। पर भाई हम टाइगर के लिए पानी बचाएंगे तो बेयर भी पी लेगा, टाइगर के लिए जंगल को सुरक्षित करेंगे तो बेयर और लेपर्ड और तमाम लोग उससे सुरक्षित हो जाएंगे। तो उस तरह से हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कभी किसी के संज्ञान में ऐसा आता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है जो किसी इकोसिस्टम में है और उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, सो यस वन कैन थिंक ऑफ। और मैं तो बहुत जूनियर ऑफिसर हूँ, बट हमारे सिस्टम में बहुत सीनियर लोग हैं और वो हेड ऑफिस में इन विषयों पे लगातार मंथन चलता रहता है कि कैसे हम हर इकोसिस्टम के जो वन्य प्राणी है उसको बचाएं। मैं कितना एप्ट है ये बताना, बट मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि आप देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 2 नेशनल पार्क फॉसिल्स के लिए हैं।
हम डिंडोरी में प्लांट फॉसिल के लिए है और डायनासोर के एग्स के लिए है। तो देखिए कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा और बहुत होलिस्टिक है, और जब जब आपके सामने नई नई चीज़ें सामने चैलेंज आते जाते हैं आप उसको कंजर्व करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो डायनासोर फॉसिल पार्क है वो तो बहुत नया है, 2011 में बना है, इट्स अ न्यू एडिशन। तो यदि कोई स्पीशीज़ का ऐसा आता है कि कोई वुल्फ किसी इकोसिस्टम में है और उसको कंजर्व करने के लिए, तो डेफिनेटली जो पॉलिसी मेकर हैं, लॉ मेकर हैं, वो अपने स्तर पे निर्णय लेंगे और उस स्पीशीज़ और इकोसिस्टम को सेव किया जाएगा। तो सर जैसे टाइगर सेंसस तो होता है, आई थिंक उसी तरीके से लेपर्ड का भी सेंसस किया जाता होगा जी। तो जैसे स्लॉथ बेयर की बात करें, उसका किस तरीके से सेंसस होता है? नहीं, हमारा जो ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जिसको कहते हैं, उसका पूरा नाम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ को प्रेडेटर एंड हैबिटेट, ऐसा बहुत लंबा सा उसका नाम है। तो हम उसके तहत सबका करते हैं। लेकिन टाइगर और लेपर्ड ऐसे स्पीशीज है, मेरे इकोसिस्टम की बात करूं, जिसको नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज टाइगर के स्ट्राइप पैटर्न और लेपर्ड के रोजेट्स हैं। और अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो एक लेपर्ड को दूसरे लेपर्ड से बता सकते हैं। शायद हमारे नेकेड आई से उतना आसान नहीं हो, पर आप समझ सकते हो, एआई और उसका दौर है, तो इट इज़ दैट इजी। बेयर के लिए उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी लुक अलाइक। स्पॉटेड डियर के लिए नहीं है पॉसिबल, तो हम उनकी डेंसिटीज निकालते हैं। तो एक डेंसिटी पता चल जाती है कि यहाँ बेयर की डेंसिटी कितनी है, यहाँ स्पॉटेड डियर की डेंसिटी कम है या ज़्यादा है। या अब चूंकि देखिए जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का प्रोटोकॉल है वो 2006 से लगभग वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, पर एक जो उसका कोर प्रिंसिपल वही है। तो यदि आप किसी जगह पे बेयर की या किसी वन्य प्राणी की डेंसिटी 2006, 10, 14, 18 और 22 5 साल की देखें, तो यू कैन गेट अ गुड आइडिया कि वो पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। नंबर में नहीं पता चलेगा, बट डेंसिटीज में जरूर आपको पता चल सकता है। ओके। तो सर आपका वैसे चाइल्डहुड कैसा था? मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट था कि जो आप वाइल्ड लाइफ फील्ड में आए? पहला पूरा प्रश्न आपका, मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और पुलिस ऑफिसर थे। तो मेरा बहुत जगह उनका ट्रांसफ़र होता था और मैंने बहुत सारे, करीब 13 स्कूल मैंने बदले थे 12th क्लास कंप्लीट करने तक। तो मैं बहुत ब्लेस्ड, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, उस समय शायद हर 6 महीने में या साल भर में स्कूल बदलता था तो बड़ी कोफ्त होती थी, बट मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस बहाने मुझे मध्य प्रदेश और भारत का कोना कोना देखने को मिला। और मेरी जो एक समझ है, मैं जब अपने साथी अधिकारियों से बात करता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही शहर में निकाली और उनके जो KG1 के दोस्त थे वही उनके कॉलेज के भी फ्रेंड बने, तो कभी बार दुख होता है कि मेरे, पर खुशी होती है कि मेरे दोस्त तो इतने सारे हैं। कोई मेरे साथ 6th पढ़ा है, कोई 7th पढ़ा है, कोई 8th पढ़ा है। और फिर मैंने मध्य प्रदेश को पूरा शिद्दत से देख पाया। मैं बस्तर के उन रिमोट इलाकों में गया हूँ जो आज तो नक्सल प्रोन इतने हैं कि एक नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता है जाने का। और प्राउडली आई कैन से कि मैं मध्य प्रदेश के लगभग, पुराने मध्य प्रदेश के सारे जिलों में बचपन में ही गया हुआ था। तो वो एक ना, मुझे लगता है कि घूमने से एक समझ जो बनती है वो किसी किताब से नहीं आ सकती है। एंड आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे बहुत घुमाया, बहुत दिखाया, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। तो मेरी एक दुनिया को देखने की समझ थोड़ी सी अलग है, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंटेंट। और जहाँ तक ये जॉब की बात है, ये तो एक्सीडेंट था। मैं जब उस उम्र में आया, कॉलेज जब कर रहा था और जब आदमी जॉब के लिए सोचने लगता है, तो मैं खंडवा में था। मैंने ग्रेजुएशन अपना खंडवा से किया है। और जिस कॉलोनी में सिविल लाइंस में रहता था, मेरे घर के एक तरफ 2 DFO रहते थे, बल्कि शायद 3 DFOs थे और CCF रहते थे। मेरे दोस्त हैं, उनके फादर खुद रेंज ऑफिसर थे बाद में। और ऐसा करके पूरे फॉरेस्ट वालों से मैं घिरा हुआ था, आप मान सकते हो। सामने डिपो है और वो तमाम चीज़ें। और मुझे कभी गलती से भी नहीं लगता था कि ये जॉब मेरे लिए बनी है या मैं कभी इस जॉब में जाऊंगा या कभी एग्ज़ाम भी दूंगा। पर कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं। तो उस अनिच्छा तो चलती रही। मैं कॉलेज कर दे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंदौर चला गया। उसी समय 93 में आई लॉस्ट माई फादर। आई वॉज क्वाइट यंग, आई वॉज 20 देन। तो फिर एक प्रेशर आ गया कि अब कोई तो भी जॉब लेनी है।
और कब तक आप केवल पेंशन या उस तरह से सस्टेन कर सकते थे। और मेरी एक छोटी बहन है, वो उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। कोइंसिडेंटली 1 महीने पहले ही मेरे फादर का डेथ 3 दिसंबर को हुआ और वो 1 महीने पहले ही 3 नवंबर को उन्होंने मेडिकल में ज्वाइन किया था। सो वो मेरे पे बहुत प्रेशर आ गया कि मुझे जॉब लेना। बट माई मदर, शी वॉज वेरी श्योर कि नहीं, तुम जितना पढ़ाई कर सकते हो तुम पढ़ाई करो और कोई तुम्हें जॉब का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो शी वॉज एंड माई फैमिली, एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव। बट खुद को ही तो एक लगता है कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। और जो मेरी पहली जॉब मिली मुझे एज अ रेंज ऑफिसर मिली, जो मैंने एग्जाम क्रैक करी, तो बड़े बेमन से मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया और जैसा सब लोग सोचते हैं कि अभी एक जॉब मिल गई है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहूंगा और मैं किसी दूसरी जॉब में निकल जाऊंगा। लेकिन बालाघाट में मेरी ट्रेनिंग हुई और इतनी अच्छी फैकल्टी थी, मैं 1 महीने बाद ही मुझे लगा कि यार यही जगह है जो मेरे लिए बनी है। और मैं फॉरेस्ट की जॉब के लिए खुद को बहुत रेडी मैंने पाया। और वो जॉब मैंने, जो मेरे ड्रीम रहे होंगे, जो मैं सोचता था कि मैं जंगल में जाऊंगा, वन्य प्राणियों को देखूंगा, फोटोग्राफी करूंगा और लोगों से, मतलब जो मेरे सपने थे वो मुझे लगा वो यहीं पूरे होंगे। और मैंने कोई भी एग्जाम देना बंद कर दिया 1 महीने बाद ही। और मैंने सोचा कि अब इसी को मुझे कैरियर बनाना है और मुझे पूरी शिद्दत से बनाना है। तो जो फैकल्टी थी मेरी वहाँ पे, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो एक तो मध्य प्रदेश काडर के ऑफिसर, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मिस्टर NS डुंगरियाल, 85 बैच के ऑफिसर थे, तो वो मेरे गुरु हैं। छत्तीसगढ़ में अभी मिस्टर अनिल साहू हैं, OP तिवारी साहब रिटायर हो गए हैं। तो ये लोग मेरे फैकल्टी थे और इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे शेप करने में। और फिर मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के एवेन्यू बड़े कमज़ोर हैं और मुझे लगा कब प्रमोशन होगा, नहीं होगा। तो 2008 में मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली वन विभाग में ही एग्ज़ाम देके, जो PSC एग्ज़ाम लेती है ACF के पोस्ट की। रेंज ऑफिसर से भी प्रमोट होके मैं ACF ही बनता। और 2008-9 में लग रहा था कि 10-12 साल और लगेंगे, तो मैं क्यों नहीं कोशिश करता हूँ एग्ज़ाम देने की। और मैंने 2008 में PSC का एग्ज़ाम दिया और जो बाकी लड़कों के साथ, जो यंग लड़के थे या लड़कियाँ थे, उनके साथ कॉम्पीट करा। बट पुराने समय की पढ़ाई काम आई और कुछ ऊपर वाले का। लेकिन सर, जॉब में रह के तैयारी करना, वापस से पढ़ाई करना एक काफ़ी टफ हो जाता है। नहीं, टफ था, चैलेंजिंग था और मैं सोचता भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। बट मैं कहा ना, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो उस समय मेरे जो फील्ड डायरेक्टर थे मिस्टर RP सिंह साहब, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले कहा कि अब तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। और आई वॉज ब्लेस्ड कि बारिश के समय एग्ज़ाम होना था। तो उस समय टूरिज्म का प्रेशर और बहुत ज़्यादा प्रेशर उस तरह से नहीं रहता है। तो उन्होंने मुझे फ्री कर दिया और मैंने एग्ज़ाम दिया। और बाकी तो फिर मैं देन आई गॉट सेलेक्टेड एज एन ACF। और चूंकि मेरा इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में था, तो मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से कोर्स बहुत पहले कर चुका था। और मैं 2006 से लगातार वाइल्ड लाइफ विंग में ही हूँ। तो मैं कान्हा रहा, मैं सतपुड़ा तो बहुत थोड़ा सा समय रहा, 4 महीने ही। पेंच में मैं, ये मेरा सेकंड टेन्योर है। पहले मैं एज अ रेंज ऑफिसर भी यहाँ रहा। कान्हा में मैं एज अ रेंज ऑफिसर, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों रह चुका हूँ। हेड ऑफिस में मैं 6 साल रहा। तो इस तरह से मेरी जो जर्नी है वो फॉरेस्ट के विदिन ही रही। और मैं 770-700 जितने भी जन्म यदि हो पाए, तो मैं चाहता हूं कि मैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए ही काम करूं। बहुत ये एक बहुत सुकून देने वाला जॉब है आपको। जी। तो अभी सर कितना टाइम हो गया आपको अभी इस जॉब में, कितने साल? तो 97 से जोड़ लीजिए, लगभग 26-27 साल हो गए हैं। और करीब 7-8 साल और हैं रिटायर होने में। तो कम से कम इतने सालों तक तो एक्टिव एज एन फॉरेस्ट ऑफिसर काम कर सकते हैं। और फिर मेरा मानना है कि जंगलों के लिए काम करना है तो जरूरी नहीं है कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हो। मैं तो आपको खुद भी एक उदाहरण मानता हूँ कि आप अपना जो भी आपका प्रोफेशन या जॉब है, आप उससे परे हो के वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम भी रिटायर होके कुछ अपने लिए भी मुकाम तलाशेंगे कि क्या कर सकते हैं। सर, मैं मतलब पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि एक जो फॉरेस्टर की लाइफ होती है काफ़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि फैमिली को भी काफ़ी रिमोट प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उसमें? हाँ, तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉर दैट मैटर एक आर्मी ऑफिसर भी अच्छा काम तभी कर सकता है
जब उसकी फैमिली का अनकंडीशनल सपोर्ट हो। और मैंने कहा ना, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, ऑफिसर्स या सबऑर्डिनेट या कुलीग और उसके साथ मेरी फैमिली भी। तो मेरी वाइफ तो बहुत ही अर्बन सेटअप से आती हैं, और पर चूंकि मेरी मदर मेरे फादर के कारण पूरा मध्य प्रदेश घूम चुकी थी और उन्हें तो आइडिया था कि ये लाइफ कैसी होगी। बट मेरी वाइफ डिस्पाइट शी बीइंग फ्रॉम वेरी अर्बन सेटअप, जब मेरी जॉब हुई तो उन्होंने कहा हम साथ ही रहेंगे। तो हम बहुत छोटी छोटी जगहों में रहे, ऐसे 1 ग्राम जहाँ की जनसंख्या ही 500 है, और उन जगहों पे जाके रहना, और पता चल रहा है आपकी सब्जी 50 किलोमीटर दूर से आ रही है और दूध कहीं और से आ रहा है। मेरा बेटा बॉम्बे या दिल्ली में बहुत नॉर्मल है कि आप 30-40 किलोमीटर रोज चलते हो, पर जिन शहरों या गाँवों में हम रहते हैं, स्कूल आपका 100 मीटर दूर होता है, बाजार आपका 300 मीटर दूर होता है। वहाँ पे मेरे बेटे का स्कूलिंग मलाजखंड होता था, 22 किलोमीटर दूर था वो, और जंगल से होके जाना है। कभी बाढ़ आ गई नदी में, पहाड़ी नदी नालों में बाढ़ आती है, तो पता चला वो दूसरे तरफ ही रह गए, स्कूल से लौट ही नहीं पा रहे हैं, और दूसरे दिन वो लौट के आ रहे हैं। बट दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव, और जब तक बन पड़ा वो जंगल में मेरे साथ रहे, और अभी भी साथ हैं। बेटा मेरा अब चूंकि कॉलेज में है तो उसको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, बट यस, फैमिली का सपोर्ट था तो हम जंगल में बहुत आराम से रह पाए और जंगल का काम कर पाए, वॉट एवर बेस्ट एबिलिटी में मैं अपनी कर सकता था। तो सर अभी जैसे जो यंग जनरेशन है जो तैयारी कर रही है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए या अदर सर्विसेज के लिए, तो वाइल्ड लाइफ अफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्या, अगर इस फील्ड में काम करना है तो? नॉट पर्सनली मैं ऐसा समझता हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि तब आप और थोड़ा जोर दे के आप काम कर पाते हैं। नहीं, हाँ, देखिए, एक तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आप उसी को बचाओगे जिसको मोहब्बत करोगे, है ना। तो मोहब्बत करना तो बहुत जरूरी है जी। पर क्या केवल वाइल्ड लाइफ को मोहब्बत करने से बात बन जाएगी? शायद नहीं जी। मैं आपको बताऊं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का जो आज का ताना बाना है, उसमें कई बार हमारे पास लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं और वो डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी इंटर्नशिप में उनको एनिमल हैंडल करने का मौका मिलेगा, और वो उन्होंने कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे विदेशों के चिड़ियाघर या जो उनकी गेम सेंचुरी देखी होती है, दे वांट टू सी सेम थिंग। हम मतलब मुझे मौका लगा टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के बाद 1 या 2 बार या 3 बार टाइगर को टच करने का, बट वो लाइफ टाइम ही होता है और हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं टच करना। डॉक्टर जो है, जो प्रॉपरली ट्रेंड वेट है, वही करते हैं। तो हमें सबसे जरूरी क्या चीज है? हमें सबसे जरूरी है, मेरे टाइगर रिजर्व के चारों तरफ लगभग 70,000 लोग हैं। यदि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं ना, यदि मैं उनके लिए वेलबींग का नहीं सोच सकता हूं, तो ये वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मुझे वाइल्ड लाइफ से प्यार करने से ज्यादा जरूरी है कि जो मेरे पास 130 इको विकास समितियां हैं, वहां के लोग हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझूं। आप देखिए कि लोग बड़ा पासिंग कमेंट दे देते हैं कि अरे ये लोग तो टाइगर को पॉइजन कर देते हैं या मार देते हैं, या कई बार गांव वालों का गुस्सा होता है। आपको मालूम है, एक बार एक इंसिडेंस में हमारे ऊपर भी अटैक हुआ जी। लेकिन कभी आप उनके नज़र से सोचिए तो कि यदि आप जिस घर पे रहते हैं उस घर के बाहर आप निकलें तो हो सकता है आपको सामने लेपर्ड या टाइगर दिख जाए। तो ये बड़े शहरों में या बहुत सेफ जहाँ पे आपकी एक सोसाइटी है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है और लिफ्ट में जाने के पहले भी कार्ड स्वैप करना पड़ता है। और इमेजिन करिए कि एक गांव है जहाँ आपके घर में भी कभी लेपर्ड घुस आएगा या सांप घुस आएगा, तो उनका वर्ल्ड व्यू बहुत डिफरेंट है। तो उन लोगों के लिए सिंपैथेटिक भी रहना है, एक तरफ आपको लॉ भी देखना है कि उनमें से ध्यान रखना है कि कौन आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है, लेकिन सब लोग तो नहीं अपराधी। तो उनके प्रति आपको यदि एक सिंपैथी नहीं है, उनके बेहतरी के लिए यदि आप नहीं काम कर पाएंगे, तो आप मानिए कि आप वाइल्ड लाइफ का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ को प्यार करने से पहले वो सबसे पहले हैं। फिर दूसरे जो लोग हैं जिनके लिए आपको बहुत कंसर्न होना है, वो आपकी टीम है। अब यदि मैं पेंच की बात करूं तो हम 800 लोग हैं। तो मेरे जो बॉस हैं मिस्टर देवा प्रसाद, फील्ड डायरेक्टर, उनके बाद सेकंड नंबर पे मैं हूं, और फिर हमारे साथ लगभग 800 लोग हैं। तो मैं यदि उन 800 लोग जो जंगलों के अंदर 365 दिन रहते हैं, मैं तो एज अ सीनियर ऑफिसर कुछ दिन सिवनी और कुछ दिन जंगल में रहता हूँ, और मेरी मर्जी है, मुझे जरूरत है तो मैं अपनी गाड़ी उठा के जा सकता हूँ। पर मेरा फॉरेस्ट गार्ड 365 दिन जंगल के अंदर रहता है। उसकी मर्जी नहीं होती है, उसको रहना है, उसका ड्यूटी है। जहाँ आप लोगों से नहीं मिल सकते हो, मोबाइल कनेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, या किसी पहाड़ पे चढ़ के आपकी मोबाइल का वीक सा सिग्नल मिलता है। खुद खाना बनाना है। हम प्राउडली कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है, हम उसका 220% पेट्रोलिंग करते हैं। तो आप यकीन मानिए हमारा गार्ड 15, 20, 30 किलोमीटर रोज पैदल चल जाता है। मतलब 15, 18 तो बहुत नॉर्मल है। उसके बाद आके खाना बनाना खुद का, दोनों टाइम,
इट्स नॉट ईजी। तो मैं जब तक उनसे प्यार नहीं करूँगा तब तक वाइल्ड लाइफ, और उनसे प्यार कर लिया और गांव वालों से प्यार कर लिया, वाइल्ड लाइफ अपने आप फ्लरिश करेगी। हमें वाइल्ड लाइफ को केवल एक सेफ हेवन तो देना है, हमें कोशिश करनी है कि वहाँ पोचिंग ना हो, हमें कोशिश करनी है कि वन्य प्राणियों को पानी और खाना मिल सके, बस वो फ्लरिश तो खुद करेंगे। लेकिन वो इंश्योर करने के लिए हमें ये दो लोग हैं, इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए जो आप यंग लोगों की बात कह रहे थे जी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ विंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हम बहुत सारे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हम अपने खुद बनाते हैं, तो आप इंजीनियर हैं तो आप अपनी कला यहाँ पे आके दिखाइए। आप फोटोग्राफर हैं, आप बहुत सारी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ आके करिए। और वन्य प्राणियों को प्यार करना जरूरी है, पर लोगों को प्यार करना ज़्यादा जरूरी है। तो सर अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो काम कर ही रही है फंड्स वगैरह में, लेकिन आपका क्या व्यू है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं उनको भी आगे आके कुछ सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, या फिर? यस, आप देखिए कि जो हमारा मैंडेट है ना वो बहुत बड़ा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अपना बजट तो हमें देती ही है, हम इस पार्क को मैनेज करें। जो टूरिज़्म से फ़ी आता है उसका भी लगभग 30 से 40% हम यहाँ पे अपने पार्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो सर वो फंड मतलब इनफ होता है कि कम पड़ जाते हैं? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो पर इनफ नहीं होता है। जो गोल है, हम गोल का शायद आई डोंट नो परसेंट में कहना बहुत मुश्किल है, पर हम बहुत दूर हैं उससे। अच्छा, और क्या होता है कि मैं हमेशा जब मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना फरहान, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग सपोर्ट। आप देखेंगे कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं और मान लीजिए वहाँ एक मंदिर बन रहा है या कोई कम्युनिटी हॉल बन रहा है और कॉलोनी में चंदा लिया जा रहा है, आपने भी उसमें शायद 101 रुपए का चंदा दिया, आज शायद उससे 10 ईंट भी नहीं आ सकती है, बट यू फील कि मैंने ओन किया है। कोई रिश्तेदार आता है तो आप बोलते चलो नया मंदिर दिखा के लाता हूँ, हमने भी इस पर डोनेट किया है। डोनेट आपने 101 रुपए किया या मे बी 501 रुपए किया। तो ये जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस आती है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें और अलग अलग तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल पैसे से सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग बताऊंगा, और फिर मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आपने इतनी सारी फिल्में हमें बना के दी हैं, तो वो फिल्में चाहे मैं बोलते हुए बहुत इमोशनल भी हो रहा हूं कि वनरक्षक मूवी के पहले लोगों को पता ही नहीं था कि वनरक्षक क्या करता है। तो एज अ फिल्म मेकर आपने वो कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे लोगों ने अपने फोटोग्राफ्स के थ्रू कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एक स्केच आर्टिस्ट हैं दीपक गांगुली, उन्होंने अपने स्केच को सेल कर करके उन्होंने डॉग स्क्वाड के लिए डॉग परचेस करके दिया। और अंकिता रॉय हैं, उन्होंने हमको अपना जो शी इज़ अ डिज़ाइनर, तो अपनी डिज़ाइनिंग एबिलिटी से हमें हेल्प करती हैं। और मलय हैं, वो राइटिंग कर सकते हैं, तो वो अपनी राइटिंग एबिलिटी से हमें हेल्प करते हैं। तो आप जो भी डोमेन में हो ना, आप जब हमसे हेल्प करते हो तो एक बॉन्डिंग बनती है। और न केवल वो आपके और हमारे बीच की बॉन्डिंग है, आपके और जंगल के बीच की भी बॉन्डिंग है। और तो और मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक सोवेनियर शॉप है ना, वो सोवेनियर शॉप हमारी वर्कर सोसाइटी चलाती है, चाहे कान्हा में या पेंच में या बाकी जगह भी, सतपुड़ा में भी वो सोवेनियर शॉप है। तो जब आप वो सोवेनियर शॉप से परचेस करते हो तो आप कोई भी शॉप से नहीं खरीद रहे हो, आप वर्कर सोसाइटी से ले रहे हो, और वो जो प्रॉफिट है वो पूरा स्टाफ वेलफेयर के लिए यूज होता है। तो एक तरह से आप वो टाइगर कंजर्वेशन का कंट्रीब्यूशन है, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। आप अपने लिए मेमोरीज, अपने चाहने वालों के लिए गिफ्ट ले जा रहे हो और टाइगर कंजर्वेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले तो ये जो छोटा कंट्रीब्यूशन, मतलब छोटा नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री हाउस नहीं कर रहा है, आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए ज़्यादा कीमती है। आपको मालूम है कोविड के समय हमने जो फेसबुक पे कैंपेन करा, जो हमारे कर्मचारी जंगल के अंदर फंसे हुए थे या कहो रुके हुए थे, लोग चले गए घर पे अपने, पर वो फायर का सीजन था, यदि याद करें 2020 मार्च की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग रुके रहे जंगल को, जंगल से आग से बचाने के लिए। और हमारे देश की जो जनता है वो भी बहुत काइंड है। लगभग 12 दिन, 12 अप्रैल से 2 मई के बीच में हमने 74 लाख रुपए का डोनेशन लेके 7,500 लोगों को राशन पहुंचा दिया। तो
वो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए किसी भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बहुत बड़े 2-5 लाख या 10 करोड़ के डोनेशन से बड़ा है, क्योंकि वो मुझे लोग से जोड़ता है और लोगों को जंगल और कंजर्वेशन से जोड़ता है। तो जो भी आपके व्यूअर्स अभी ये सुन रहे हैं, आप सोचिएगा कि आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, और वो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि जब तक इस देश का जो हमारी जनसंख्या 130-40 करोड़ जितनी भी है, हर आदमी कंजर्वेशन का नहीं सोचेगा ना, कंजर्वेशन का गोल पूरा नहीं होगा। और दूसरे तरफ गवर्नमेंट ने जो CSR पॉलिसी है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, कि उनका जो सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा यदि उनका टर्नओवर है तो उनको अपने प्रॉफिट का सर्टेन अमाउंट CSR के लिए देना पड़ता है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, लोग क्या होता, मेरी कई CSR के लिए कंपनीज से बात हुई, क्योंकि मैं इससे पहले जब भोपाल में था तो मैं MP टाइगर फाउंडेशन को ही आई यूज्ड टू लुक आफ्टर, और वो मेरा मैंडेट था। तो मैंने देखा है कि जब मैंने कई बड़ी कंपनियों के CEOs से बात करी या ओनर्स से बात करी, तो उनका कहना था कि साहब हमारी फैक्ट्री तो चेन्नई के पास है, हम वहीं पे खर्च करेंगे। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आप हवा पानी को कैसे चेन्नई से या दिल्ली से या बंबई से रोक सकते हैं। आप ये देखिए कि ये जंगल है और जंगल से रिलेटेड इको सेंसिटिव जोन या तमाम दूसरे लॉ हैं कि यहाँ तो कभी इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती है। यहाँ की इंडस्ट्री तो हवा पानी ही प्रोड्यूस करेगी, और आपको समझना पड़ेगा कि उस हवा को जो आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रह के भी ले रहे हो, उसका आपको थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और पर धीरे धीरे आई मस्ट से धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अभी ICIC फाउंडेशन ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो काफ़ी सालों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम में जुड़ा हुआ है, अभी भी कर रहा है। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा डोनेशन MP टाइगर फाउंडेशन के थ्रू दिया। और आई थिंक यहाँ मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपका पॉडकास्ट जब तक रिलीज़ होगा, एक बहुत ही नया बैंक है यूनिटी बैंक, वो पेंच टाइगर रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए आया है, और हम आने वाले वीक में उनसे MOU करने वाले हैं, और वो अपना सपोर्ट देंगे। तो धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, बट हमें 100 लोग चाहिए तो शायद 5 लोग आए हैं, हमें 1000 लोग चाहिए तो शायद 10 लोग आए हैं। तो CSR में भी पूरे मैं भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि हर किसी को हवा पानी चाहिए जी, और हम केवल वही दे सकते हैं। तो उस हवा और पानी को समझें आप। और ये कम्युनिटीज़ देखिए, इनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं मिल पाता है, इनको बड़े शहरों में माइग्रेट करना पड़ता है। तो जो छोटी छोटी एम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं जो ये कर सकते हैं, चाहे वो स्टिचिंग है या टेराकोटा है, उनकी हम ट्रेनिंग भी दिलाते हैं उनको। और कई ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करते हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूँगा, नाम फाउंडेशन ही नाम है। अच्छा। तो जो हमारे बड़े प्रसिद्ध एक्टर है नाना पाटेकर, उनका करा हुआ है। अच्छा। वो भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। व्यक्तियों की मैं बात करूँ तो एक आदित्य जैन साहब है, आदित्य जैन फाउंडेशन है उनका गुड़गांव से, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एक ध्रुव सिंह जी हैं, उनका एक ध्रुव सिंह फाउंडेशन है, वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं, और मैं बल्कि वो सुन रहे हो तो सॉरी भी बोलना चाहूँगा। छोटे बड़े बहुत सारे लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं, पर मैंने कहा ना, हमें 1000 दोस्तों की ज़रूरत है और 10 दोस्त हैं बस अभी, तो वो गैप है। जैसे मतलब पर्सनली मैं ऐसा समझता हूँ, जो मतलब मैं ऐसे किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लूँगा, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ शादी में खर्च करते हैं, वो चाहें तो एक बार में पूरी इमेज चेंज कर सकते हैं पूरे कंजर्वेशन की। आपको नहीं लगता ऐसा? लेकिन वो ये भी कहेंगे कि ये काम उनका नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है। नहीं, देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि अपने स्तर पे वो भी जो बन पड़ता है करते ही हैं, और करते ही होंगे। और शायद सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। हमारे भारत में तो गुप्त दान का भी प्रावधान है, तो बहुत सारे लोग गुप्त दान भी करते हैं। तो मैं किसी के बारे में नहीं पता है तो मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, वो जिस जिस सेक्टर में, जैसे अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत एम्फेसिस था स्वच्छता में, तो मैं जब जाता था तो सभी लोग बोलते थे, भाई प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं टॉयलेट बनाना है तो हम तो टॉयलेट बनाएंगे। मैं एक्चुअली भी ये स्पेसिफिक कह रहा हूँ, मैं इंदौर में एक शायद लायंस क्लब था या रोटरी क्लब था, मैं अभी याद नहीं आ रहा है, पर उनके एक चेयर से मिलने गया तो उन्होंने कहा, ये बात 2016 या 17 की है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है तो हम अपना फंड उधर शिफ्ट कर रहे हैं।
मैंने कहा साहब एकदम हम भी तो उसी देश के निवासी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं वो हम भी कहते हैं, पर मेरा केवल ये कहना है कि आप अपने क्लब का से 1000 टॉयलेट जो बनाने वाले हैं ना, 10 टॉयलेट केवल या 20 टॉयलेट आप जंगल के पास के गांव में आके बनवा दें, क्योंकि वो लोग तो सफाई भी उनको चाहिए, और यदि वो ओपन में डिफिकेट करने जाते हैं तो टाइगर और लेपर्ड के मारने का खतरा भी है। तो आप जो करना चाहते हैं, आप पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं ना, चाइल्ड एजुकेशन का, आप यदि 50 स्कूल शहरों के स्लम में कर रहे हैं तो 2 स्कूल किसी बफर एरिया के बच्चों के लिए भी कर दें। आप विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी महिलाएं हैं, तो इन जंगलों को पराया नहीं माने जी। ये जंगल होगा कि आपके घर के बगल में नहीं है, पर मैं इसका दोष भी आपको देता हूं, आपने अपने घर के जंगल के बगल खत्म करे हैं। हम जो जंगल के बीच काम करते हैं वो हम जंगल बचा रहे हैं, और हमारे जो बफर कम्युनिटी के लोग हैं वो जंगल को बचा रहे हैं। तो इस देश और इस प्लेनेट का नागरिक होने के नाते आप उनके सेक्रीफाइस को 2-5% तो ऑनर करें, और आपका जो भी CSR है या जो भी फिलैंथ्रोपी है, जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप इन कम्युनिटीज के लिए करें, तो मैं बताता हूं कि ये जो गैप है बहुत तेजी से भर जाएगा। भारत एक बहुत तेजी से विकसित होता देश है, पर अभी भी जो वाइल्ड लाइफ सेक्टर है वो थोड़ा सा तो नेग्लेक्टेड है, कॉर्पोरेट से तो है ही। और मैं पेंच टाइगर रिजर्व के लिए तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आइए कंजर्वेशन में हमारे पार्टनर बनिए। ये आपका ये लोग और परलोक दोनों को इंश्योर करेगा कि बेहतर है। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा छोड़ के जाएंगे। तो सर अगर जैसे अपन बात करें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, तो पहले के कंपैरिजन में हमने अभी इस पे कितना कंट्रोल, खाली पेंच में नहीं पूरा ऑल ओवर इसमें देखा जाए तो लार्ज स्केल? देखिए, एक तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ना जी, उसके मैं कहूँगा कई पहलू हैं जी। हम नॉर्मली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को जब होती है, कोइंसिडेंटली यहाँ आने के पहले ही मैं एक प्रोबेशनर रेंज ऑफिसर्स की बैच को एड्रेस कर रहा था, और उससे भी मुझे समझ में आया कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम मानते हैं कि एनिमल जब ह्यूमन पे अटैक करेगा वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, बट ऐसा नहीं है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो कैनवास है बहुत बड़ा है। वो शुरुआत होता है जब किसी खेत में कोई चीतल या सांभर या नीलगाय आके खेत को चर जाता है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वो है कि जब किसी भी कारण से आदमी और जानवर आमने सामने है, दोस्त नहीं दुश्मन के रूप में, तो जब कोई वन्य प्राणी किसी खेत जो फसल लगी हुई है उसको चर गया तो कॉन्फ्लिक्ट है वो। यदि किसी आदमी के मवेशी को मार दिया तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट है। यदि किसी आदमी को या मवेशी को घायल कर दिया तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट है। और उसकी फिर पराकाष्ठा है कि किसी आदमी की यदि डेथ होती है तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये 4-5 मेजर कॉन्फ्लिक्ट के तरीके हैं जिन कारणों से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो मैं यदि मैं इंडिया की तुलना करूं, इंडिया के तुलना में मध्य प्रदेश से तुलना करूं, तो हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत कंट्रोल्ड है। जस्ट आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा, जैसे तड़ोबा टाइगर रिजर्व है, और तड़ोबा के फ्रिंज एरिया में टाइगर से लगभग 50 से 60 ह्यूमन डेथ पर ईयर होती है। पीलीभीत का मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं याद है, पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास ही इतनी ही डेथ होती है। पर मैं यदि उसकी तुलना मध्य प्रदेश से करूँ, जहाँ पे कि हमारा क्षेत्र बड़ा है, बहुत बड़ा है, वन्य प्राणी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और वो तमाम चीज़ें जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकती हैं। आप ऐसा देखिए कि हमारे यहाँ लगभग 50 डेथ टोटल होती हैं हर किसी वन्य प्राणी से मिला के। तो उसमें शायद टाइगर का से के हमले में होने वाली डेथ 6-7 से ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि 5 ही होगी। और लेपर्ड की थोड़ी सी इतनी ही होगी, 5-6-7। और हाथी से है, भालू से हो जाती है, कई बार वाइल्ड पिग से हो जाती है, और बहुत कॉमन है जैकॉल से होने का। क्योंकि लोग कई बार जैकॉल जो है वो प्योर जंगल में नहीं रहते हैं, जंगल और खेतों के बीच में कहीं पे रहते हैं, और वो रेबीज जब रेबिड हो जाते हैं तो वो काट देते हैं, रेबीज से डेथ हो जाती है। तो वो भी हम उसको भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही मानते हैं। जो सांप से होने वाली डेथ है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डील करता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील नहीं करता है, पर सांप के अलावा बाकी एनिमल हम डील करते हैं। तो ये 50 के लगभग आंकड़ा है। और सांप से होने वाली डेथ अलग है, वो उसका आंकड़ा रेवेन्यू के पास है, और वो डेफिनेटली इससे कई गुना ज़्यादा है जी। तो यदि आप तुलना करोगे, तड़ोबा अकेले में 50 डेथ केवल टाइगर से,
और मध्य प्रदेश में टोटल इतने सारे वन्य प्राणी होने के बाद 50 डेथ भी नहीं हो रही हैं और टाइगर से 5-6, तो ये रिलेटिवली काफ़ी कम है जी। लेकिन कैटल किल की मैं बात करूं तो यदि मैं आंकड़ा सही याद कर पा रहा हूं तो 2006-7 में लगभग 1100 के लगभग कैटल किल होता था टाइगर से। ओके। या 9 का फिगर है, ये 2009 का फिगर है। इतना कैटल किल होता था और वो लगभग 2016-17 में आते आते 3000 हो गया था और अब का आंकड़ा मेरे ख्याल से 10,000 होगा या और ज़्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स याद नहीं पर इतना होगा। अब लोग कहते हैं कि साहब जंगल में खाने को नहीं है, पर आप जानते हो सच तो ये है कि पेंच टाइगर रिजर्व में वी आर हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्पॉटेड डियर, पर फिर भी मेरे पेंच के बफर एरिया में 400 से 500 या 450 से 500 कैटल किल हो जाते हैं टाइगर के द्वारा। तो रीजन बीइंग कि टाइगर को लगता है कि मैं चीतल मारूंगा तो मुझे 30 किलो मीट मिलेगा और 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा और उसमें भी स्कैवेंजिंग के बाद तो शायद उतना भी ना मिले। पर मैं किसी गाय बैल या मवेशी को मारता हूं तो 250 किलो मीट है, इसके वेंजिंग के बाद भी मेरे 5-6 दिन 7 दिन का इंतजाम है। और आप देखेंगे कि हमारे कोर एरिया में तो ग्रेजिंग नहीं होती है, कोर एरिया के टाइगर बाहर भी नहीं जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। बट जो बफर एरिया के टाइगर है या टेरिटोरियल के टाइगर है जहाँ ग्रेजिंग अलाउड है, तो यदि उसको सामने मवेशी मिल गया तो भाई ये तो ऐसा ही है कि आपको एक शादी में जाना है जहां मालूम है कि कोई बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के आपके रिलेटिव हैं और एक सादा सा हलवाई होगा और आपको पूरी सब्जी खाने को मिलेगी, और एक रिलेटिव हैं जिन्होंने किसी 5 स्टार होटल रेडिसन में शादी रखी हुई है, तो आप वहां जाके लिफाफा देके चले आएंगे और खाना वहां पे खाएंगे। तो टाइगर को भी लगता है जो ज़्यादा अच्छा मिल रहा है मैं वो खा लूँ। पर हम कंपनसेशन देने में बहुत इफिशिएंट है और गवर्नमेंट सर्विस गारंटी एक्ट है मध्य प्रदेश में, तो 1 महीना तो लिमिट है। पेंच में तो 12 से 13 दिन में ही हम ऑन एन एवरेज कंपनसेशन दे देते हैं। पहले जो कंपनसेशन हम 5 से 7 हज़ार रुपये, 3,000 तो लिमिट थी गाय के लिए, तो वो अब 30,000 हो गई है। तो लोग यदि 10-12 हज़ार रुपये की गाय है तो हम बड़े उसको खुशी खुशी 12,000 रुपये दे देते हैं। तो उस वजह से आप देखेंगे 2010 के बाद पॉइजनिंग, जो कैटल किल की पॉइजनिंग थी, वो ऑलमोस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। तो अब यदि आप कैटल किल होने को मानते हैं कि वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है तो बहुत बढ़ गया है, पर लोगों के ग्रीवांस को आप देखेंगे तो वो तो कम हो गया है। तो बड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, तो एक स्टेटमेंट में देना उसको थोड़ा सा मुश्किल है। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वाइल्ड एनिमल की, ह्यूमन की, इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं और इसलिए हम जानते हैं कि हम यदि लोगों को एजुकेट करते रहें, लोगों को समझाते रहें। ये आप देखिए ठीक ऐसा ही है ना कि आज से 20 या 30 साल पहले जब हमारी नॉर्मल सी रोड होती थी जिनमें बहुत सारे गड्ढे होते थे, रोड एक्सीडेंट कहाँ होते थे। आज हमारे पास में नेशनल हाईवे है जहाँ 120-130 की स्पीड में लोग गाड़ी चलाते हैं और यदि आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो तो आपका हर एक्सीडेंट फेटल होगा, यदि आप हेलमेट नहीं लगाए हो तो एक्सीडेंट फेटल होगा। सो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट कि भाई आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, गाड़ी ध्यान से चलाइए। तो यही हम जो जंगलों के पास रहने वाले लोग हैं उनको लगातार एजुकेट करने में लगे हैं। और मैं प्राउडली अपने पेंच टाइगर रिजर्व की बात कह सकता हूँ कि पेंच टाइगर रिजर्व में जिन गाँव में हमारे पास में 107 गांव है जहाँ पे जो बफर एरिया के अंदर है, जहाँ सयाने मोगली की साइकिल रोज घूमने जाती है और जैसे वो कचरा वाली गाड़ी आती है ना, कचरा निकाल, तो रोज सुन सुन के सबको पता चल गया कचरा नहीं फेंकना है। तो वैसे ही हमारा साइकिल जाता है और वो बोलता है ना 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 रे, और जंगल में आप मत जाओ, जाओ तो दोस्तों के साथ जाओ, टॉर्च लेके जाओ, सावधानी से जाओ, गाना गाते जाओ। तो वो ये रोज होता है, ये रोज होता है। 6 साइकिलें हैं, वो मतलब एक गांव का टर्न 3-4 दिन में आएगा। ये मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहल है, ये हमारे तरफ से एक पहल है लोगों को एजुकेट करने की। अच्छा क्या होता था पहले भी हम करते थे पर हम गाड़ियों में करते थे। अब छोटे से गांव है 25 घर का, फुर्र से गाड़ी निकल के चली गई, आपने सुना ही नहीं। पर जब साइकिल वाला चल रहा है वो थक भी रहा है, हालांकि बैटरी ड्रिवन साइकिल है, पर फिर भी वो रुक रहा है तो गाना लगातार बज रहा है। बच्चों को भी कौतूहल होता है कि ये क्या लिखा हुआ है इस पे मैसेज, उसमें बड़े अच्छे मैसेज लिखे हुए हैं, फ़ोन नंबर दिए हैं, तो उससे लोग को एजुकेट कर रहे हैं। फिर जैसे हमने राखी को मनाना शुरू करा बाघ रक्षा दिवस के रूप में, तो हम जाते हैं और टाइगर उनको राखी बांधता है और उनसे रक्षा का शपथ लेता है। या फिर हम समितियों में लगातार बैठक करते हैं। पिछले साल हमने लगभग 750 बैठक करी, तो ऑन एन एवरेज हर दूसरे महीने एक वहाँ पे गाँव में मीटिंग हुई। हम कई हजार लोगों को यहाँ पार्क घुमाने लेके आए और वहाँ एक दिन का वर्कशॉप करा कि क्यों पेंच इंपॉर्टेंट है, आपके घर के बगल में है, पर आप देखिए तो सही अंदर से कैसा दिखता है।
फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि दो ही लोग हैं जो जंगल रोज जाते हैं, एक मेरा फॉरेस्ट गार्ड और दूसरा एक चरवाहा। और वो चरवाहा उन मवेशियों को लेके जाता है जो टाइगर कंट्री में वनरेबल हैं। तो हमें चरवाहों को भी बहुत एजुकेट करने की जरूरत है, वो हम लगातार उनको एजुकेट करते हैं कि भाई यदि मवेशी पे टाइगर अटैक कर रहा है तो तुम अपनी जान बचाओ, मवेशी का कंपनसेशन तुम यदि 10,000 बोलोगे हम 10,000 दे देंगे, हम तुमसे आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो उस तरह से हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन पे अटैक बहुत कम हुए हैं पिछले मुझे 2.5 साल हो गया यहाँ पे, तो मैं 2.5 साल की बात करूँ तो बहुत कम हो गए हैं। और ह्यूमन डेथ बहुत कम, नेग्लिजिबल हो गई हैं। टाइगर के अटैक की तो है ही नहीं, अलग अलग तरह की दूसरी डेथ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, लेकिन मैं ये भी कोई रोजी पिक्चर पेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल में स्विच ओवर कर रहे हैं। गांव वाले कब तक उसी गांव की लाइफ स्टाइल में रहेंगे? वो भी उनके पास बाइक है और कारें हैं और तमाम स्पीडिंग हो रही है। तो अच्छे रोड होने के कुछ नुकसान भी हैं, तो उसमें कई बार एनिमल हिट हो जाता है। तो वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। पर जैसा मैंने कहा ना कि काम लगातार करना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए। ओके, तो सर जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, अब जैसे हम यूपी की बात करें, अभी एक इंसिडेंट सामने आया था वुल्फ्स का, और अभी जैसे उदयपुर का एक चल रहा है, एक लेपर्ड का, उसको शायद मारने का चल रहा है। अभी एक पिक्चर भी आई थी शेरनी, जो एक उस पर आधारित थी, वो एक इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें मारा गया था। तो जब अब गवर्नमेंट के थ्रू या किसी के थ्रू एक किसी हंटर को हायर किया जाता है मारने के लिए, वो आपको कितना एथिकल लगता है? क्या वो चीज़ हम रोक सकते हैं उसको पकड़ के कहीं एक अच्छी जगह रखने के? देखिए, ये मैं आंसर अपनी पूरी प्रोफेशनल ईमानदारी के साथ दूंगा, बाकी भी दे रहा था, पर चूंकि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, मैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट अपॉन वहाँ क्या सिचुएशन है। मतलब सर एज अ पर्सन आपके मन में नहीं, मैं एकदम, देखिए, पहले तो मैं अपनी ही बात कह लूँ या अपने प्रदेश की बात कह लूँ कि मध्य प्रदेश में मुझे नौकरी करते 27 साल हो चुके हैं, और उसके भी मैं थोड़ा पहले, जब से मुझे समझ आई है या जो टाइमलाइन हमारे पास अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई जब किसी वन्य प्राणी को मारने की अनुमति दी जाए, इस कारण से कि वो हम पे अटैक कर रहा है या कोई मतलब हो रहा एमपी में ऐसा कोई इंसिडेंट? एमपी में पिछले 27 साल में तो मैं पूरी जवाबदारी से कह सकता हूँ कि नहीं आया। जी। पर आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या कहता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट कहता है कि कोई भी शेड्यूल 1 एनिमल यदि ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट हो जाए तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसको, वर्ड है हंटिंग, और हंटिंग डिफाइन ये है कि आप टच करते हो तो भी हंटिंग है। तो वो हंटिंग की जो परमिशन देता है, जैसे जो हमें किसी एनिमल को रेस्क्यू करना होता है तो भी हमको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन देता है, तब हम उसको डार्ट करते हैं, क्योंकि टेक्निकली डार्टिंग भी हंटिंग है। तो हम उसको डार्ट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं और ले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो हमारे पास में बहुत सारे अच्छे वाइल्ड लाइफ वेट की टीम है, और हम आज से नहीं, 2000 से हमने उनको, पहले डेपुटेशन पे आए, अब तो हमारे विभाग का ही हिस्सा है वो लोग, और उनको न केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर ट्रेनिंग दिलाई गई, क्योंकि उस समय जो मेरे अधिकारी थे वो इतने विजनरी थे, उन्होंने इस विजन को देखा था कि आने वाले समय में ये चैलेंज आएंगे और हमें एक टीम चाहिए होगी अच्छे वाइल्ड लाइफ वेट की। तो चाहे मेरे खुद के वाइल्ड लाइफ वेट डॉक्टर अखिलेश मिश्रा है, डॉक्टर संदीप हैं, डॉक्टर अतुल हैं, डॉक्टर नितिन है, डॉक्टर देयर इज अ टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ वेट जो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं। तो हमारे यहाँ वो, पर एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि ये भी नहीं हो पा रहा है कि आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसको हंटिंग यानी मारने की भी अनुमति दे सकते हैं। एक्ट में ये प्रोविजन है, और डेफिनेटली वो जिन स्टेटों में ये हो रहा है उसी प्रोविजन को लेके हो रहा है। लेकिन जो आपके प्रश्न था कि क्या हम नहीं पकड़ सकते हैं, भाई हम तो पकड़ लेते हैं। हमने तो मध्य प्रदेश में, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द टाइमली प्लानिंग ऑफ माय सीनियर ऑफिसर्स, हमारे पास एक टीम है, रेस्क्यू स्क्वाड्स हैं, और दे आर वेरी इफिशिएंट। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, घर के अंदर टाइगर है, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में कई बार पब्लिक हम पे असॉल्ट कर देती है। गोने गांव की पेंच की ही घटना है 2022 दिसंबर की। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट हम रुके नहीं, और अभी हमने एक रिजॉर्ट में एक टाइगर कब का रेस्क्यू करा। कुछ लास्ट मंथ की बात है, आई थिंक इट वाज सितंबर 3rd वीक की। तो यदि आपके पास में अच्छे वेट्स हैं,
अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो नौबत ही नहीं आ पाती है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वो लास्ट स्टेज पे जाना पड़े। ओके। तो सर आपने जैसे बताया आपको 27 इयर्स हो गए हैं, इन 27 इयर्स में कोई ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट जो आपको अभी तक याद है? नहीं, पूरी फिल्म है एक मोमेंट क्यों है, ऐसी बहुत 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 सारी चीज़ें हुई हैं जो याद हैं जी और वो क्या भूलूं क्या याद करूं जैसी बात है। जी। बहुत सारी हैं तो, पर जो काम आप खुद ही करते हो, अकेले करते हो, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि टीम बहुत अच्छी है। हमने कई बार टाइगर का रेस्क्यू करा, बहुत ही ऑड सर्कमस्टेंसेस में करा, और उनमें न केवल एनिमल को रेस्क्यू करा, गांव के लोगों को भी हर्ट नहीं होने दिया, अपने कर्मचारियों को भी हर्ट नहीं होने दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, पर मुझे एक पर्टिकुलर इंसिडेंस हमेशा याद रहता है जो मैंने अकेले किया था, इसलिए और याद रहता है। तो मैं पेंच में ही पोस्टेड था और एक हमारा हाथी था मोहन, जो अब तो नहीं रहा। वही हमारे जंग बहादुर हाथी ने ही एक बार उसको मार दिया, बट उसके पहले एक बार वो मस्त में आ गया और मस्त में आके वो बफर के भी बाहर एक गांव में पहुंच गया, और छोटा सा गांव था, गांव के दो तरफ केवल कुछ झोपड़ियां थी और उन दो झोपड़ियों के बीच में हाथी खड़ा है। और कोइंसिडेंटली मेरे घर जो दूध आता था वो उसी गांव का एक बंदा आता था, और उसने सुबह सुबह मुझे बोला कि सर हमारे गांव हाथी आ गया है। तो मुझे लगा कि किसी बाबा का होगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं चेक करवा लूंगा। वो मेरा जुरिडिक्शन एरिया भी नहीं था, तो मैंने कहा मैं वहाँ के जो ऑफिसर है उनको बोल देता हूँ। तो बोला नहीं सर वो आपका हाथी है। तो हमने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम है? तो उसने बोला नहीं सर मैं जानता हूँ आपका हाथी है। तो उसी समय मैंने वायरलेस से पता करा कि भाई हमारे हाथी सब कहाँ हैं। तो मेरी टीम ने बताया कि साहब वो मोहन हाथी नहीं मिल रहा है। तो बस मैं दौड़ पड़ा। उस समय मैं गाड़ी चलाना भी नया नया सीखा था। मेरे पास टेक्निकली उस दिन लाइसेंस भी शायद आ गया था या नहीं आया था, मुझे नहीं ध्यान है। और लाइसेंस आ चुका होगा, ड्राइविंग लाइसेंस था, क्योंकि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बना के ही ड्राइविंग सीखना शुरू करा था। और मैं खुद ही मेरा ड्राइवर उस दिन नहीं था, तो मैं अपनी बोलेरो लेके भागा। और मैं छोटा सा गांव था, कुछ मेरे ख्याल से 200-250 पॉपुलेशन का, और घरों के बीच में हमारे मोहन जी खड़े हुए हैं, और मस्त में हाथी आपको मालूम है बहुत एग्रेसिव होता है। और मुझे तुरंत बस यही समझ में आया कि कैसे भी मैं इसको गांव से दूर ले जाऊं। तो मैं हाथी जो है हमारे साथ डोमेस्टिकेटेड हाथी कई सालों से हैं, वो खुद को अपने नाम से पहचानते हैं, और उनकी कुछ एक जो इंस्ट्रक्शन है माहौत को बोलते हुए हम सुनते हैं। तो हम कुछ इंस्ट्रक्शन हम जानते हैं, तो मत मतलब पीछे आ जा। तो बस मैं फिर गाड़ी को ले गया, और वो ठंड के दिन थे, तो खेतों में फसल नहीं थी उस समय। तो मैं गाड़ी को अपनी खेतों में ले गया और मोहन को जोर जोर से नाम देके बुलाया। तो मोहन वो फिर मेरे पीछे आ गया। और ऑब्वियसली वो एग्रेशन में ही आया था, प्यार से नहीं आया था। और मैं फिर जब तक मेरी टीम को करीब 1.5 से 2 घंटा लगा आने में, और उन खाली खेतों में मैं अपनी गाड़ी गोल गोल घुमाता रहा, और वो मोहन भी मेरे गाड़ी के पीछे पीछे गोल गोल 1.5 घंटे तक घूमता रहा। और फिर महावत उसका आया, फिर उसने उसको कंट्रोल करा और हम लेके गए। तो मैं जब आज मुड़ के देखता हूँ तो गाड़ी चलाना भी मुझे ठीक से नहीं आती थी, हाथी तो हैंडल करते आता ही नहीं था। गांव वालों का भरोसा था और मुझे खुद पे थोड़ा भरोसा था कि नहीं मैं हैंडल कर लूंगा। और अकेले ही बिना और किसी सपोर्ट सिस्टम के मैंने उस हाथी को लगभग 1.5 से 2 घंटे तक भीड़ से अलग रखा, क्योंकि गांव वाले तो तुरंत में मजमा जमा लेते हैं ना, बिना समझे कि ये मस्त में हाथी है, और वो इट कैन लीड टू एनी क्रिटिकल सिचुएशन। तो अभी आपने एक बोला तो मुझे ये एक तो यही याद आया। मुझे एक और याद आ रहा है, आपने शायद काफ़ी पहले शेयर किया था, एक बाइसन वाला किस्सा हुआ था आपके साथ, आपकी गाड़ी में मार दिया था। नहीं तो वही मैंने कहा ना, ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। तो बाइसन का किस्सा ऐसा है कि कान्हा की बात है वो, और शाम का समय था, मैं पेट्रोलिंग व्हीकल में निकला, और शायद मेरी मदर को मेडिकल चेकअप के लिए जाना था मंडला। तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी साथ हो लें। और ड्राइवर मेरे पीछे बैठे थे, बोलेरो मैं चला रहा था, मदर मेरी थी। और हमें दूर एक गौर 2 दिखे, और मुझे वो दिखा कि देवर इन एग्रेशन, हालांकि वो लड़ नहीं रहे थे, बट वो देवर लुकिंग वेरी एंग्री। तो मैंने करीब अपनी गाड़ी 50 मीटर पहले रोक ली, और मैं इंतज़ार करा कि ये रोड छोड़ दें तो मैं चला जाऊंगा। तो 10 मिनट बाद वो पास में बांस के झुरमुट थे, उन झुरमुट के वो अंदर चले गए। और जब मुझे लग गया कि अब ये बहुत अंदर चले गए हैं, तो मैं वहां से निकला।
पर मैं देखता हूँ या समझ पाया कि वो झुरमुट में मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और उनमें से एक ने तेज़ी से मेरे तरफ दौड़ लगा दी और उसने एकदम एम करा था कि गाड़ी के बीचों बीच उसको हिट करना है। अच्छा। और आप समझ सकते हो कि बोलेरो कैंपर कोई बहुत मजबूत गाड़ी नहीं है और यदि वो डोर में हिट करेगा तो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को वो तोड़ता फोड़ता हुआ चला जाएगा। बट लास्ट मोमेंट पे इट वाज अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, मुझे समझ में आया, मैंने ब्रेक लगा दिया। अच्छा। कि मैं ब्रेक लगा दूं। और उसका जो टाइमिंग था उससे मैं शायद 1 सेकंड पहले रुक गया तो मेरे गाड़ी के सामने के बोनट को हिट करता हुआ वो चला गया और गाड़ी तो पूरी हिल गई और लगभग अंधेरा हो चुका था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बल्ब वगैरह भी फूट गए हैं और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी, क्योंकि दूसरा कहाँ है वो तो दिखा ही नहीं। और हमने जैसे तैसे गाड़ी चालू करी तो गाड़ी चालू हो गई और हम बाहर आ गए तो केवल मेरी एक हेडलाइट टूटी थी। बट मैं सोचता हूँ कि यदि मैं आधा सेकंड भी आगे चला गया होता तो वो सीधे गाड़ी को हिट करता और मेरी मदर बैठी हुई थी और मैं था और फिर हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते और आई डोंट नो क्या होता। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी स्केरी इंसिडेंट्स। ऐसा सर कुछ टाइगर्स के साथ भी आपका कुछ इंसिडेंट हुआ है कभी? थैंकफुली टाइगर्स आर वेरी जेंटलमैन। टाइगर के साथ मेरा इंसिडेंस एक ही बार मुझे याद आता है, यहाँ पेंच में उन दिनों जब टाइगर शो जिसको कहते थे या बाघ दर्शन जिसको कहते थे वो होता था और ऑब्वियसली पर्यटक पास आते थे और गाड़ी से उतर के वो जाते थे और हम उनको रेगुलेट करते थे। तो वो एक टाइग्रेस थी जिसपे स्पाइन द जंगल जो एक सीरीज बनी, तो वो टाइग्रेस थी कॉलर वाली की मदर, कॉलर वाली वो बच्चा थी उस समय। अच्छा। और उसकी माँ। तो वो माँ और वो 4 बच्चे थे और वो टाइगर हाथी से लोग देख रहे थे और मैं पैदल चलते चलते आ गया और एक नेचुरलिस्ट थे ताज के, करुण नाम है उनका, करुण वर्मा। तो उन्होंने मुझे इशारा कर रहे हैं कि टाइगर मेरे ठीक बगल में है। सो हार्डली इट वाज लाइक 3 या 4 फीट दूर टाइगर बैठा है। अच्छा। और मैं देख पाता तो मतलब बस मैं इशारे से समझ गया कि मैं खतरे में हूँ। तो मैं बिना दाएं बाएं देखे धीरे से आया और फिर वो करुण की गाड़ी में मैं बैठ गया आके और तब मैंने रियलाइज करा टाइगर बमुश्किल 3 फीट था। तो ये वाला तो गलतियां 2-3 बार हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए आप जंगल में चलेंगे ना, जंगल में चलना हमारा काम है, हम शौक से तो नहीं चलते हैं। और जंगल में टाइगर या लेपर्ड या ये जानवर ये कैमोफ्लेज करने के एक्सपर्ट होते हैं। तो एक तो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि वो अननेसेसरी अटैक भी नहीं करते हैं। तो यदि वो अपने उनके प्राइवेसी जोन में आप इंट्रूड नहीं करेंगे तो अटैक नहीं करेंगे। यदि वो अटैक करने की टेंडेंसी होती तो ये रोज लोग मेरे जो 15-20 किलोमीटर चलते हैं रोज कोई ना कोई अपनी जान गंवाता और शहीद बन जाता। तो ये बस है कि आप उनके जोन ऑफ प्राइवेसी में नहीं जाएं, उनको डिस्टर्ब नहीं करें और अननेसेसरी आप उनको नहीं परेशान करें, वो आपको कभी नहीं करेंगे। ये वाकया तो अभी मैं सोच रहा हूँ तो कई आ रहा है। कान्हा में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2014 की बात है। मैं वॉक करते करते 5 टाइगर, मतलब वही टाइग्रेस और कब था और वो मेरे बगल में आ गए और बस जिसको कहते हैं सांप सूंघ जाना कि अब समझ में नहीं आया कि अब ये इनको मुझ पे प्यार भी आ गया तो इट विल बी लीथल फॉर मी। पर मैं बस बिना अपना टेम्पर लूज किए चुपचाप से चलता गया। कि मतलब हाँ, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था वहाँ। तो ऑब्वियसली मैंने अपने लिए टारगेट करा कि मैं 3 बीटों में जाऊंगा। तो मैंने 3 बीट गार्डों से बात कर ली। तो ये मैं पर्टिकुलरली एक मालखेड़ी बीट है, उस मालखेड़ी बीट में जा रहा था। एक बीट में थोड़े दूर करा और फिर दूसरी बीट में जा रहा था। तो ऑब्वियसली मैं अकेला ही था और मेरे बीट गार्ड ने मुझे छोड़ दिया और मुझे मालूम है कि लगभग इस लोकेशन पे मुझे जो वहाँ एक ठाकुर थे, अब तो वो डिप्टी रेंजर है, वो मिलने वाले हैं। तो वो मुझे मिलेंगे। तो मैं अनफॉर्चुनेटली उस समय अकेला ही था। और फिर ठाकुर मुझे मिले तो मैंने बताया ठाकुर पीछे 5 टाइगर थे। तो हम तो चूंकि साइन ले रहे थे तो हमारे लिए 5 टाइगर का साइन मिल गया हमको। जब आप बच जाओ ना तो आप खुश होकर ऐसे हंसी मजाक करते हो। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मतलब आप क्या पीछे हटे धीरे? नहीं, मैं देखा, बस कनखियों से मुझे दिखा कि ये टाइग्रेस और बच्चे हैं। तो मैं बिना दिमाग लगाए चुपचाप से बस पैदल चलता गया और करीब 15 मीटर या 20 मीटर बाद ठीक से मुड़ के देखा, तब मुझे समझ में आया 5 है। एक झलक में तो मुझे ये नहीं मालूम था कि वो 1 है 2 है, पर 1 से ज्यादा ये समझ में आ गया था। बट लेकिन सर ऐसा कहते हैं ना कि टाइगर्स को ऐसे पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए। अब ये सब थ्योरी ही है। ये सब थ्योरी है कि टाइगर को पीठ दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। वो जो मोमेंट होता है ना, वो इतना क्रिटिकल होता है कि आप सारी थ्योरी भूल जाते हो। और चूंकि अब ये सब बात चल पड़ी है तो मैं और पुरानी एक बात अपनी ट्रेनिंग के दिनों की करता हूँ।
राजाजी में एक जगह है जिसको घोराल रिच बोलते हैं। घोराल एक एनिमल है जो एक तरह की बकरी होती है, आप कह लो। अच्छा। गोट का ही वही वेरिएंट है जो राजाजी में मिलती है, और वो पहाड़ के रिजेस पे ही मिलती है। जी। तो और राजाजी तो लोअर शिवालिक है, शिवालिक हिल है, तो बहुत ऐसा भुरभुरा मिट्टी जैसा है, हमारे मध्य प्रदेश के इग्नियस रॉक जैसा स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए आप देखोगे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड वगैरह बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, पानी आया लैंडस्लाइड होगा। तो वहाँ पे एक टीपू नाम का हाथी था जो कभी किसी रिसर्चर ने उसको रेडियो कॉलर भी करा था, पर रिसर्च खत्म हो गया उन दिनों। तो आजकल तो क्या है, सेल्फ ट्रिगर्ड रेडियो कॉलर होते हैं। जब आपको हटाना है तो आप एक बस उसके पास जाके एनिमल से काफी दूर से आप ट्रिगर करो तो छोटा सा फटाका जैसा फूटेगा और रेडियो कॉलर गिर जाएगा। पर ये बात मैं 2002-3 की कर रहा हूँ, और उसको रिसर्च में भी किया जा रहा होगा 96, 7, 8 में। तो पुराने जमाने का कॉलर था। तो पर बाद में वो टीपू, जिसको एक पागल हो गया कह देते हैं, आई डोंट नो, रोग एलिफेंट इंग्लिश में एक टर्म है, तो इट वाज एन रोग एलिफेंट। और हमें बताया गया कि जब भी आप एलिफेंट के, और राजाजी में तो बहुत सारे एलिफेंट हैं, तो जब भी आप एलिफेंट के क्षेत्र में जाओ और एलिफेंट आ जाए और एलिफेंट, तो आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ और 1, 2, 3 बोल के एक साथ जोर से आवाज निकालो। तो वो हाथी के भी चिंगारने से ज्यादा बड़ी आवाज हो तो वो फिर चला जाएगा। ये हमको थ्योरी पढ़ा है। अब हम चले, उन दिनों में फोटोग्राफी भी करा करता था, और मैं बड़ा कहता हूँ कि फोटोग्राफर एक लालची आदमी होता है। वो केवल अपने फ्रेम की सोचता है कि मेरा फ्रेम अच्छा मिल जाए, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। एक्सक्यूज मी। तो हमारे उस ग्रुप में कुछ 17-18 ऑफिसर्स थे, हम 3 फोटोग्राफर थे। मैं था, एक चाइनीज पार्टिसिपेंट थे लिव, और एक गोवा के ऑफिसर थे। और हम ट्रैकिंग करके, हमको गोराल रिज में चढ़ना था, दोपहर 3-4 बजे की बात है। तो कैमरे के कारण, अपने वजन के कारण या धीरे चलने की आदत के कारण मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन मुझे थोड़े से दूर पे एक बेर के पेड़ के नीचे लगा कि कुछ है। तो देखा हाथी है, और बेर का पेड़ ऐसा झुका हुआ सा था। तो मैंने अपने, यदि हमको वो एंगल से लेना है तो मैं घुटने पे बैठ के फोटोग्राफ लेने लगा। मेरे आगे चल रहे थे चाइनीज जो लिव थे, उन्होंने देखा मैं कुछ अच्छा फोटो ले रहा हूँ तो वो दौड़ के आ गए। और बहुत आगे जा चुकी थी हमारी पूरी टीम, पर हमारे जो तीसरे साथी गोवा के थे वो भी फोटोग्राफी करते थे, प्रकाश नाम है उनका, प्रकाश सालेलकर, वो भी आ गए कि मैं भी खींचूंगा, मैं भी। और हमने जो हलचल करी तो ये पता चला वो टीपू था। अच्छा। और उसने हमारी तरफ 6 कदम ही बढ़ाए होंगे, पर वो 6 कदम, वो 60 फीट उसने पूरे कर लिए और जोर से चिंगाड़ा। अब हम सबको जान बचानी थी। वो थ्योरी क्लास में जो हमको पढ़ाया गया था कि मिलके हमको हुंकारा भरना है, सब भूल चुके थे। हाथी में एक और पढ़ाया गया था कि जब भी हाथी आप पे चेज करे तो हमेशा डाउनहिल साइड जाइए, क्योंकि हाथी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकलेगा तो हाथी तेजी से नीचे नहीं जा सकता। हाथी पहाड़ बहुत तेजी से चढ़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बॉडी के अंदर ही है। तो जैसे ही उसने चिंगाड़ा, हम सब तितर बितर हो गए और सब पहाड़ के ऊपर दौड़ने लगे। और हमारे एक फेलो ऑफिसर, अभी वो DK श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव, वो उत्तर प्रदेश में डीएफओ हैं, शायद चंदौसी के डीएफओ हैं, वो दौड़ रहे हैं नीचे और वो बोल रहे हैं अपने को नीचे दौड़ना है, बट ही वाज ऑल अलोन, एवरीबॉडी वाज रनिंग अपहिल। तो जब ये एनिमल का मूवमेंट होता है ना, थ्योरी काम नहीं आती है। और इस बात को मैं एक कंक्लूड करना चाहूंगा एक बात से। मैंने कभी एक कहानी लिखी थी, उसमें ये वाकया भी है, जंगल में मंगल। तो गौतम नाम का हमारा एक श्रमिक होता है, अभी भी कान्हा में है। तो मैं कर्मचारियों को ना, हमारे गांव के अधिकतर कर्मचारी जूता नहीं पहनते थे, तो हम हमेशा डांटते थे कि जंगल में जूता पहनो। हम तो शहरी माहौल से आते हैं, हमको मम्मी बचपन से सिखाती है नंगे पैर बाहर नहीं जाना, पर गांव के लोग तो बहुत आम तौर पे बेयर फीट जाते हैं। तो एक बार मुझे पता चला, गौतम तब किसली रेंज में था, और गौतम और उसका साथी कर्मचारी जंगल में पैदल गश्ती कर रहे थे, और गलती से उनका पैर एक अजगर के ऊपर पड़ गया, क्योंकि जंगल में तो बहुत घास है ना बारिश के समय। तो जैसे ही उनका पैर अजगर पे पड़ा, अजगर ने तुरंत कुंडली मार ली और दोनों पैर उसके लपेट लिए, और दांत को पकड़ लिया, पैर को, काफ मसल उसकी पकड़ ली। तो वो किस्सा बाद में हमें पता चला, गौतम ने दूसरे को बोला कि तू पूंछ पकड़ और उल्टा घूम। तो उसने तेजी से पूंछ को पकड़ा और पूरा का पूरा उल्टा घूमा, और फिर इसने भी उसको मजबूती से पकड़ लिया। जब गर्दन में अजगर को मजबूती से पकड़ा तो अजगर ने भी मुंह खोल दिया, और फिर दोनों ने मिलकर उसको फेंका और फिर वो गश्ती करके आ गए। तो जब गौतम मुझसे मिला तो मैंने बोला, गौतम तुम नंगे पैर थे कि जूते पहने थे?
बोला साहब नंगे पैर था। तो मैं डांटने लगा, मैंने कहा तुम नंगे पैर क्यों थे, तुमको जूता पहन के जाना चाहिए। तो उसने जो बोला वो मेरे जीवन का सबक है कि साहब जंगल में जूता नहीं हिम्मत काम आती है। ये बात तो ये बात तो बड़ी सही है कि यदि जूता भी होता तो हिम्मत ही काम आती, जूते से कुछ भी नहीं होता। तो जंगल में जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपकी गट फीलिंग होती है, वही काम में आती है, और बस उसके भरोसे आप उनका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। यस। सो 27 ईयर्स में मतलब आपने काम तो वैसे नो डाउट बहुत सारे किए हैं कंजर्वेशन के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा काम जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा कि यार मैंने ये काम कर दिया जिससे कंजर्वेशन में बहुत हेल्प हुई? नहीं फरहान, आप देखो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। कंजर्वेशन के जो काम जिनको मैं बहुत फुलफिलिंग मानता हूँ, जी शायद लोगों को वो उतना इम्पोर्टेंट लगे या ना लगे। जी। जैसे मैंने कहा बाघ रक्षा है ना, बाघ रक्षा राखी नया कंसेप्ट है। ये मैंने सबसे पहले यूज करा था जब ये चीता प्रोजेक्ट के लिए चीता आना था, और लोग जानते भी नहीं थे इंडिया में कि चीता कैसा होगा। तो गांव वालों को तो हमने एक कार्टून कैरेक्टर डेवलप करा, चिंटू चीता और मीता और मीतू, और तो वो सारा चीज करके वहां पे सबसे पहले ये श्योपुर में हमने चीता मित्र बनाने की शुरुआत करी थी। ये बात मैं 2020-21 की कर रहा हूँ, और अब उसके बाद 3 साल यहाँ पे हो गए पेंच में हम लगातार बाघ रक्षा दिवस मनाते हैं। और तो मुझे लगता है कि यदि इस मूवमेंट को हम 10-12 साल तक लगातार चलाए तो एक हम पूरी पीढ़ी बनाएंगे जो इमोशनली टाइगर से जुड़ी होगी। हम एक तो कहते हैं टाइगर क्यों बचाओ, क्योंकि हवा पानी देता है, मतलब ये गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं टाइगर क्यों बचाओ, क्योंकि एक टूरिज्म इंडस्ट्री है तो आपको रोजगार मिलेगा। पर यदि मैं कहूं कि टाइगर इसलिए बचाओ कि वो भी आपके परिवार का ही सदस्य है, तो जो बात है कि जिसको मोहब्बत करोगे उसको आप बचाओगे। तो मुझे लगता है कि यदि मैं और हमारे लोग इस मूवमेंट को पूरा वाइड स्प्रेड भी कर पाए अक्रॉस द इंडिया, और इसको 10-12 साल, क्योंकि एक साइकोलॉजी बदलना 2 या 3 साल का काम नहीं है, लंबा काम है। और तो ऐसे जो छोटे काम है जो शायद दिखते नहीं है ना, लोगों को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें, हम अपने कर्मचारियों को कैसे मोटिवेट करें। तो जैसे मैं पेंच में कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए हम तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, और कॉर्पोरेट की स्टाइल में हर महीने कोई कंपटीशन होगी, वो पीआईपी बनाने की हो सकती है जो हमारा काम है, वो प्लास्टर कास्ट बनाने की हो सकती है, या फिर कुकिंग। तो अब कोई कह सकता है कि ये कौन सा बड़ा काम हुआ, क्या वाइल्ड लाइफ मैनेज कर रहे हो, कुकिंग कंपटीशन कर रहे हो। पर सोचो उस आदमी को कि जो पूरी जिंदगी जंगल के अंदर अकेला रह के काम करता है, खुद अपना खाना बनाता है और बहुत अच्छा बनाता है, तो उसको उस खाने के लिए कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पर एक दिन उसको कंपटीशन में उसने केक बेक कर दिया। मेरे एक डिप्टी रेंजर ने उस कंपटीशन में मतलब मैं तो खुद भी सोच नहीं सकता था कि कब उसने केक की बेकिंग सीखी। अच्छा। और अच्छे से अच्छी बेकरी भी वो केक बेक नहीं कर सकती है। एक झुमकलाल कटरे जी हैं, उन्होंने कहा सर मैंने बेटियों से सीखा है। तो उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप आता है। हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो कॉर्पोरेट में अगेन बहुत कॉमन चीज है, पर जंगलों की नौकरी में कहाँ कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करता है। तो मुझे लगता है कि वो कंट्रीब्यूशन जो मुझे सेटिस्फेक्शन देते हैं वो ये सारी चीजें हैं। मैं यदि अपने कर्मचारियों को कुछ भी अच्छा दे पाता हूं तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन होता है। मैं गांव के लिए कुछ भी हम अच्छा कर पा रहे हैं। ये जो मोगली उद्यान का कंसेप्ट है, जो मेरे एक एसडीओ का दिया हुआ कंसेप्ट है, पर हम पेंच में अब ये धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक बच्चे को खेलते हुए कुत्तों ने काटा 1 ग्राम साउंगी में, तो आशीष जो मेरे एसडीओ है उनको ये लगा कि कुत्ते की बजाय कभी लेपर्ड भी तो हो सकता है, ये तो 1 ग्राम है, जंगल में रहते हैं, तो क्यों नहीं हम इनको एक पार्क बना के दें। और पार्क आप देखिए बहुत अर्बन कंसेप्ट है, पर अब हम गांव में छोटे छोटे पार्क बना रहे हैं जहां बच्चे खेल सकते हैं, हम उनको कंजर्वेशन वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मुझे निजी तौर पे ये सारे काम, एक नहीं ये सारे काम मुझे बहुत फुलफिलिंग लगते हैं। और लगता है कि मुझे एक अगेन ये जो हमने एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी से फिल्में बनवाना शुरू करा है ना, बिना कोई पैसा खर्च करे हुए, मैं मतलब बताना चाहूँगा फरहान ने या निशांत ने और नितिन ने और ऐसे बहुत सारे लोगों ने बिना कोई 1 रुपए भी चार्ज करे हुए ऐसी फिल्म बनाई जिनकी प्रोडक्शन वैल्यू यदि कोई आज कमर्शियल बनाएगा 8, 10 या 15 लाख रुपए होगी। तो मुझे लगता है कि करीब 80 फिल्में हैं जो मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पे हैं, और लगभग हमने शायद वॉइस ओवर या बाकी चीज़ों पे म्यूजिक पे 1-8 लाख रुपए 2 लाख रुपए टोटल खर्च करा होगा। तो वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा काम है पर वो दिखता नहीं है।
पर जो दिखने वाला काम है, जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, वो कान्हा का एंटलर आर्च है, जो मैंने आइडिया दिया। मेरे उस समय बॉस होते थे जसबीर सिंह चौहान साहब। वो उसका एक हिस्ट्री है। कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपने तो मना करते हो दूसरों को एंटलर, और ये खुद आप ये कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि जब ये लॉफुल था एंटलर के खरीदी बिक्री, 72 के पहले तो लॉफुल था, तो क्या होता था कि कान्हा या तमाम जंगलों में लोग एंटलर इकट्ठा करते थे और उसको बेचते थे। तो अभी आप देखिए कि जैसे महुआ का फूल बीनने के लिए, महुआ का फूल पीले रंग का है, तो आप जंगल में आग लगा देते हो ताकि काले फर्श पे पीला फूल आसानी से दिखेगा। तो एंटलर तो वैसे भी मिट्टी के कलर की है, तो दिखेगी नहीं। तो क्या करते थे लोग, जंगलों में आग लगा देते थे और उस जले हुए उसमें फिर एंटलर दिखता था तो बीन लेते थे। तो कान्हा मैनेजमेंट ने उस समय, अब 60 के दशक की या 70 के दशक की बात हो रही है, तो उस समय एक सॉल्यूशन देखा कि यार हम अपने कर्मचारियों से ही बोले कि तुम ही इकट्ठा करके ले आओ, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो यदि पूरा एंटलर आपने इकट्ठा करके ले आए और हम उसको बेच देंगे, तो जंगल में जब एंटलर है ही नहीं तो फिर क्यों कोई जलाएगा। तो हमारे जो श्रमिक वगैरह होते थे वही एंटलर लाते थे और बिना जलाए हम जंगल को आग से बचा लेते थे। और कुछ 8-10 सालों में इकट्ठा हो जाए तो फिर बेच देते थे। अब 8-10 साल में जब इकट्ठा काफी हो गया, उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया, तो वो बिक्री हो ही नहीं पाई। तो कान्हा के गोडाउन्स में लगभग 600 क्विंटल एंटलर रखा हुआ है। अब उसका क्या करें, ये एक चैलेंज था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि इसको जला देते। तो एक एक्सपेरिमेंट जैसा हुआ। एक और क्राइम केस में कुछ एंटलर था, तो 5 क्विंटल एंटलर जलाने के लिए हमको 5 क्विंटल से भी ज्यादा लकड़ी लगी, क्योंकि ये तो कैल्शियम है। तो ये हुआ कि 600 क्विंटल जलाने के लिए 600 क्विंटल लकड़ी जलानी पड़ेगी। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। फिर एक हुआ कि इसको क्रशर में ले जाएं और क्रश करके पाउडर बना के फेंक दें। तो ये उसमें चिंता हुई कि ये 10 साल का एक्यूमुलेटेड चीज को हम एक्सक्यूज मी 1 साल में ही फेंक देंगे तो वो सॉइल का पीएच वैल्यू को अल्टर कर लेगा। तो ये हुआ कि हमने एंटलर कंजर्वेशन के लिए इकट्ठा करे थे, कान्हा को बचाने के लिए तो इकट्ठा करे थे। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम कान्हा के कंजर्वेशन इतिहास को बता सके। और उस सोच के साथ मैंने आइडिया दिया और बनाने के लिए फिर पूरी टीम जुट गई और हमने वो एंटलर आर्च बनाया। तो कई बार लोगों का कहना है कि आप ये तो गलत कर रहे हो और आप लोगों को मना करते हो, पर आपको किसी भी चीज को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। तो आज के इकट्ठा करे हुए नहीं, वो 60s और 70s के जब वो लॉफुल था तब के इकट्ठा करे हुए हैं। और किसी चीतल या सांबर को मारा नहीं गया। चीतल और सांबर जैसा आपको मालूम है कि एंटलर वो गिरा देते हैं, तो वो नेचुरली गिरे हुए एंटलर थे और जंगल को बचाने के लिए उनको इकट्ठा कर लिया गया था। कहीं उनको कमर्शियल जगह पे नहीं डिस्प्ले करा गया है, वो कान्हा के इंटरप्रिटेशन सेंटर में ही डिस्प्ले करे गए हैं। और आप आज भी तमाम तरह की म्यूजियम में जाते हो, जहां जो पुरानी चीजें रखी हुई हैं आप उनको देखते हो, समझते हो उनको। तो मुझे लगता है कि वो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और भी ऐसी चीजें हैं। एक हमने कैंपेन करा था क्लोज टू माई हार्ट। तो अगेन जो मैं बात कर रहा था कि हमें हर आदमी को कंजर्वेशन से जोड़ना है। तो कोई भी व्यक्ति जो हमें 300 रुपए का डोनेशन देना चाहता है और उस डोनेशन के बदले हम उसको लेपल पिन बेचते नहीं, गिफ्ट के रूप में देते हैं। और जब आप लेपल पिन वियर करते हो अपने चेस्ट पे, तो आप बेसिकली वो एनिमल, यदि आपने टाइगर का पिन पहना है तो टाइगर यहाँ आपके दिल के करीब है। और इस तरह से आप ये दुनिया को बताते हो कि टाइगर इज क्लोज टू योर हार्ट। और जब आप पहनते हो ना तो लोग पूछते हैं कि ये क्यों पहना है, तो आप फिर टाइगर कंजर्वेशन की बात भी कर सकते हो। और उससे हमने जब मैं हेड ऑफिस में था तो लगभग हम पर ईयर 15 से 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए तक हमने डोनेशन इकट्ठा करा। और जो 11 सितंबर होता है, वन शहीद दिवस होता है, तो हम फॉरेस्ट मार्टर्स की फैमिली को बुलाकर उनको सम्मानित करते हैं। मैं मतलब सैडली बताना चाहूँगा कि हर साल 4 से 6-8 लोग वनों और वन प्राणियों की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं। तो उन शहीदों के परिवार को हम वो उस तरह से एक ग्रैटिट्यूड अपना शो करते हैं। और वो पैसा जो क्लोज टू माय हार्ट कैंपेन से आता है वो इस काम के लिए यूज़ होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे मेरे कंट्रीब्यूशन हैं या मेरे आइडियाज़ हैं जो आज भी चल रहे हैं, वो मुझे बड़ा एक सेटिस्फेक्शन देते हैं। अभी सर जैसे आपने बात करी कि जितने भी वनकर्मी हैं जो जॉब के दौरान अपनी जान खो देते हैं, बाढ़ में हो, आग में हो, किसी में भी, लेकिन उनको शायद शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों है? मतलब आर्मी वाले को देते हैं, पुलिस वाले को देते हैं, तो क्यों नहीं देते?
देखिए धीरे धीरे सोच बदल रही है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये सारे प्रावधान होंगे। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने इस संबंध में कुछ नए नियम भी अभी इशू कर रहे हैं, मेरे को अभी वो याद नहीं आ रहे हैं, मेरे संज्ञान में पूरी तरह से नहीं है। लेकिन अब जाके पिछले 8-10 सालों में, और बहुत सारा क्रेडिट जाता है आप जैसे फिल्मकारों का जिन्होंने वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के इश्यूज़ को दुनिया के सामने लाया। और आप देखिए ना, हम जिस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में रहते हैं, पब्लिक जो चाहती है वो होता है। तो जिस दिन इस देश की जनता पूरी शिद्दत से बोलेगी कि हमें जो भी ग्रीन सोल्जर, आप देखिए चैलेंज कितना मुश्किल है। जो बाढ़ में बह गया या जो आग में जल गया वो तो अलग है, कई बार आपका सामना पोचर से होता है। अब जब आप आर्मी के सोल्जर हैं तब आपको मालूम है कि दूसरे तरफ दूसरे देश का जो है वो दुश्मन है, तो आप गोली चला देते हो। पर यहाँ पे जो पोचर है हो सकता है उसी गांव का हो जिस गांव के आप हो, तो आप हिम्मत भी नहीं कर पाते हो कि अपने गांव के किसी व्यक्ति को आप कैसे गोली मारोगे, और वो गोली मार देता है और आप शहीद हो जाते हो। सो ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है कि आपको गोली चलाना है कि नहीं चलाना है। और हमेशा मैंने देखा है कि हम फॉरेस्ट वाले गोली चलाने में कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि वो जो सामने तरफ गोली चला रहा है ना, कभी वो हमारे यहाँ रोड रिपेयर में मजदूरी करने वाले भी आ जाते हैं, वो भी होता है। तो वो कोई एलियन नहीं होता है, वो कोई दुश्मन नहीं होता है, वो केवल गलत काम कर रहा होता है। और हमें तो यही सिखाया गया है कि आप अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं करो। तो इसलिए किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है गोली चलाना किसी अपराधी पे, क्योंकि बहुत गरीब आदमी भी हो सकता है वो। तो जब हम उसकी इस तकलीफ को, एक फॉरेस्ट वाले की तकलीफ को समझ पाएं, और इस देश के लोग, आपके सारे ऑडियंस ये मांग करें कि नहीं साहब ये शहीद होना चाहिए, तो जरूर जब देश शहीद मानेगा तो हर कोई शहीद मानेगा। और मैं कहता हूं कि लीगल प्रोविजन नहीं तो बहुत गौण चीज है, जिसको लोग सम्मान देते हैं उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है। तो आई विश कि आने वाले समय में हम इतने जागरूक होंगे कि जिस तरह से आर्मी के लिए तमाम तरह के शौर्य पदक हैं, परमवीर चक्र और तमाम दूसरी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट के लिए भी इस तरह से कुछ हो पाएगा। और जो लोग इस देश को और इस धरती को हरा भरा रखने में, खुशहाल रखने में, हवा को स्वच्छ रखने में, पानी को निरंतर बहने में अपना योगदान देते हैं, उनके योगदान को भी उस शिद्दत से समझा जाएगा जो वो डिज़र्व करते हैं। तो दूर नहीं है, आई विश कि जल्दी ही वो समय आएगा। लेकिन सर उतना शायद ये स्टोरीज लाइमलाइट में उतनी आ भी नहीं पाती हैं, शायद इसलिए भी लोगों को उतना पता नहीं। अब देखिए ना फरहान, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि लाइमलाइट में आ नहीं पाती हैं, ये आती है तो आप तवज्जो नहीं देते हो, वो भी बात है ना। मीडिया तो वही छापता है जो आप देखना और सुनना चाहते हो। यदि आप इन स्टोरीज को भी अप्रिशिएट करोगे तो इनके बारे में ज़्यादा लिखा जाएगा, ज़्यादा छपा जाएगा। आज भी हम सनसनीखेज खबरों को ही ज़्यादा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो यदि लोग चाहेंगे तो होगा, मेरा मानना है। और लोग को चाहना चाहिए, उनको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। एंड सर अब जैसे बात करें, एक वक्त पहले चीतास थे, अभी फिर से उनको रीइंट्रोड्यूस किया है, और इंटर स्टेट भी आई थिंक एनिमल एक्सचेंज कुछ प्रोग्राम चलता होगा, तो ये सही है कितना कि नहीं है? देखिए सही तो 100% है। आप ऐसा सोचें कि हमने चीता को क्यों रीइंट्रोड्यूस करा। आप यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखें, नहीं सर, मैं खाली चीता की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल। हाँ, मैं ओवरऑल एक टाइम पे आई थिंक वाटर बफेलोज भी आई थिंक होते थे MP। हाँ होते थे, उसको भी शायद लाने का प्लान चल रहा है। आप देखिए क्यों चल रहा है ना जी। तो मैं वही बात, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले जिसने की अफ्रीका से चीता लाने को मना कर दिया था, और अभी फिर 2020 में जो डिसीजन दिया उसमें उन्होंने कहा जनवरी में कि हाँ लाना चाहिए। तो अब इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही सही है जी। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत ड्यू डिलिजेंस लगा के अपना निर्णय दिया है या दिया होगा। तो अब देखिए कि हम वन्य प्राणी क्यों बचा रहे हैं। हम वन्य प्राणी बचा रहे हैं क्योंकि हम अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, और हम अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं कि हमको पानी मिल सके, हमको हवा मिल सके, हमको इकोसिस्टम बचा रहे। अब इस इकोसिस्टम को बचाने की जद्दोजहद ही टाइगर कंजर्वेशन है। लेकिन टाइगर हर जगह के लिए एपेक्स प्रेडेटर या इकोसिस्टम का फ्लैगशिप स्पीशीज नहीं है। तो एक ग्रासलैंड इकोलॉजी है, वहां पे
लायन या चीता की बात है, उन जगहों पे लायन और चीता रहते हैं ग्रासलैंड में। तो साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हमारे जो ग्रासलैंड इसलिए भी खत्म हो गए, ये ग्रासलैंड का एपेक्स प्रेडेटर खत्म हो गया। तो जब एपेक्स प्रेडेटर खत्म हो जाएगा तो जो प्रे स्पीशीज है वो पूरा का पूरा हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देंगी। यदि प्रेडेटर होता तो उनको नियंत्रण रखता ना। तो ये जो चीता को लाने की पहल है वो उस इकोसिस्टम को बचाने की पहल है। आपने वाइल्ड बफेलो की बात करी, हम वाइल्ड बफेलो को केवल इसलिए लाने की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास था अब खत्म हो गया तो ले आओ। आप यदि कान्हा की मैं बात करूं तो कान्हा में जो चीतल और बारहसिंगा इनका जो घनत्व है ये केवल कान्हा किसली मुक्की रेंज में ज्यादा है। सूपखार रेंज जो कि बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, पर वहां की जो घास है ना बहुत टॉल है, 2 मीटर 2.5 मीटर ऊंची ऊंची भी घास है। उतनी टॉल ग्रास में चीतल नहीं सरवाइव करेगा। तो वो एक इकोसिस्टम डिसबैलेंस है। तो यदि ऐसा हम प्रे स्पीशीज ले आए जो उन टॉल ग्रास को खाए, तो घास की कॉम्पोजिशन में कुछ हिस्सा टॉल ग्रास का होगा, कुछ हिस्सा डॉर्फ ग्रास का होगा। तो इस तरह से चीतल पॉपुलेशन वहां बढ़ पाएगी और वो इकोसिस्टम रिस्टोर हो पाएगा। तो हर स्पीशीज का कोई एक रोल है और हम उसी गैप को ब्रिज करना चाहते हैं जहां वो स्पीशीज के खत्म होने के कारण वो गैप बन गया है। तो हम यदि गौर ले जा रहे हैं बांधवगढ़ में या संजय दुबरी में, तो केवल ये बताने के लिए नहीं कि हम बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ मैनेजर हैं, हम उस इकोसिस्टम को ऑप्टिमल सिचुएशन में लाना चाहते हैं। और अब नेचुरल कॉरिडोर खत्म हो गए हैं तो एरियल कॉरिडोर का सहारा है, ट्रक से ले जाते हैं, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं। ओके। एंड सर ऐसा भी क्या है क्या कि मतलब जो स्पॉटेड डियर होते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर ग्रास खाते हैं और ब्लैक बक जो होते हैं कुछ एक पर्टिकुलर खाते हैं? मैंने कान्हा में ऐसा नोटिस किया है कि इतने वक्त से जैसे मैं जा रहा हूँ कि ब्लैक बग्स जितने दिखते थे उतने उससे थोड़े कुछ कम हुए हैं वहाँ दिखना, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो देखिए कान्हा और ब्लैक बक का बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम हर बार सीखते ही हैं। तो कान्हा के जो जंगल में या कान्हा में जो ब्लैक बक थे वो नेचुरली 90s में दिखा करते थे। ओके। और ये पूरा जो हमारा जो नर्मदा का जो प्लेन है ये पूरा ब्लैक बक का इलाका है। तो इसमें आप होशंगाबाद में या नदी के किनारे आपको आज भी खेतों में भी ब्लैक बक दिखते हैं। तो कान्हा में भी ब्लैक बक दिखते थे। पर 70s में ही जब हमें ये पता चला या हमें एहसास हुआ कि जो बारहसिंगा है, बारहसिंगा को टॉल ग्रासेस चाहिए और बारहसिंगा केवल 70 बचे हैं, तो कान्हा का जो पूरा मैनेजमेंट है ना वो बारहसिंगा सेंट्रिक हो गया। तो आप देखेंगे तालाबों के सीरीज बने ताकि स्वैम्प डियर को थोड़ा स्वैम्पी जगह मिल सके। टॉल ग्रासेस को हमने प्रोटेक्ट ज्यादा करना शुरू करा। तो जब हमने बारहसिंगा के लिए मैनेजमेंट को फोकस करना शुरू करा तो ब्लैक बक कुछ शॉर्ट ग्रासेस चाहिए। तो वो टॉल ग्रासेस के कारण धीरे धीरे बारहसिंगा, अब ब्लैक बक कैसे गायब होगा कि वो छिप ही नहीं पाएगा, टाइगर सामने आ गया, टाइगर ने उसको मार दिया। तो धीरे धीरे 90 के दशक में कभी ब्लैक बक खत्म हो गए। और फिर हमारे विभाग ने एक निर्णय लिया कि हम फिर से री इंट्रोड्यूस करें। तो हमने ब्लैक बक को री इंट्रोड्यूस करा 2011-12 में, 10-11 में। और जब ब्लैक बक वहां री इंट्रोड्यूस करा कुछ समय तक वो एनक्लोजर में रहे और एनक्लोजर में जब संख्या बढ़ गई लगभग 100 के लगभग हो गए तो 2017-18 में फिर उनको रिलीज किया। तो जब रिलीज करा ना तो अगेन वो जो हैबिटेट है वो तो बारहसिंगा स्पेसिफिक है और बारहसिंगा और ब्लैक बक एक साथ नहीं रह सकते थे। तो इसलिए धीरे धीरे मैंने, अभी तो मैं गया नहीं हूँ कान्हा, पर मैं सुन रहा हूँ कि वो ब्लैक बक फिर से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पर ब्लैक बक इज ए इम्पोर्टेंट स्पीशीज, पर हमारे प्रदेश में ही कई जगहों पे है। पर जो हार्ड ग्राउंड स्वयं डियर है केवल वो कान्हा में था और अब हमने उसको पहले सतपुड़ा, वन विहार और अब बांधवगढ़ में भी इंट्रोड्यूस करा है। तो बहुत कम है, टोटल पॉपुलेशन आज भी 1000 से कम है। इससे कई गुना ज्यादा तो हमारे शाजापुर के और होशंगाबाद के और हरदा के खेतों में ब्लैक बक है। तो हम प्रियोरिटी की बात करें तो मध्य प्रदेश की कंजर्वेशन प्रियोरिटी में बारहसिंगा ज्यादा ऊपर है, या भारत की या दुनिया की भी, क्योंकि ये जो सब स्पीशीज है केवल यहीं पे है, ये कहीं और है ही नहीं। तो ज्यादा ध्यान इस पे है, इसलिए उनके लिए हैबिटेट उतना मुफीद नहीं है कान्हा में और इसलिए उनकी संख्या कम हो रही है। एंड सर अगर बात करी जाए टेक्नोलॉजी की तो क्या क्या न्यू अभी टेक्निक्स अभी यूज़ हो रही हैं डिपार्टमेंट में? बहुत सारी टेक्निक, सबसे ज़्यादा तो एआई बहुत यूज़ हो रहा है। आप ये सोचिए कि जब हम कैमरा ट्रैपिंग करते हैं तो कई जीबी का डेटा एक एक पार्क का होता है और यदि हम उसको एक एक फोटोग्राफ देखने लगें
और छांटने लगे और फिर देखें कि कौन सी स्ट्राइप मैच कर रही हैं, तो शायद हम एस्टिमेशन का रिजल्ट कई कई सालों तक नहीं दे पाएंगे। पर हम एआई को यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर हैं जो एक टाइगर को दूसरे टाइगर से अलग करके और एनिमल वाइज भी अलग अलग करके कि ये लेपर्ड का फोल्डर अलग बन जाएगा, टाइगर का अलग बन जाएगा और फिर सेकंड रन में अलग अलग टाइगर का फोल्डर बन जाएगा। तो एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम स्कैनिंग के लिए ड्रोन्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी एक तो कॉस्टली बहुत है, बट जहाँ ज़रूरत होती है हम लिमिटेड वे में करते हैं। और बहुत सारा जो एडवांसमेंट हो रहा है एनिमल को डार्टिंग करने में और उसके ड्रग्स के ऊपर हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट की मैपिंग करने में कहीं एनक्रोचमेंट हो रहा है तो सैटेलाइट डेटा को हम देख सकते हैं कि कहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, उस जगह को हम रोक सकते हैं। फायर का मैंने बताया, सैटेलाइट्स हैं जो जंगल में आग लगती है और हमें अलर्ट कर देते हैं। हालांकि मैं प्राउडली ये कहना चाहूँगा कि हमारा पिछले 3 सालों का मैं डेटा की बात करूँ कि 2021-22 में लगभग 60 जगहों पे आग लगी थी और उसमें से सैटेलाइट को जब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी तब वो आपको ट्रिगर करेगा। लेकिन हमारा स्टाफ इतना इफिशिएंट है कि कुछ आग तो सैटेलाइट के ट्रिगर होने के पहले ही बुझा देता है, हालांकि हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इस साल हमने केवल 11 जगहों पे आग लगने दी और उसमें 3-4 जगह तो सैटेलाइट के पहले ही हमने बुझा दी। तो एक तो स्टाफ की इफिशियंसी है, बट सैटेलाइट से भी हमको मदद मिलती है। एक सर बस एक लास्ट ये था, साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो कैसे हेल्प करती है कंजर्वेशन में। जैसे कोई रिसर्च कर रहा है, जैसे एक मजूमदार जी हैं जो आई थिंक लेपर्ड्स पे कर रहे हैं, अभी लेपर्ड पे कर रहे हैं जी, तो वो किस तरीके से हेल्प करता है कंजर्वेशन? देखिए, जो फरन वन्य प्राणियों की दुनिया है वो हम उस दुनिया का शायद 1% भी नहीं जानते हैं। हम नॉर्मली कोई एक टाइगर पे किसी एक व्यक्ति ने 2 साल 3 साल स्टडी करी जी, उसने जो लिख दिया हम मानते हैं सब टाइगर वैसा ही करेंगे, जबकि वैसा नहीं है। हर टाइगर एक इंडिविजुअल है, इट्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी और दैट होल्ड्स फॉर ऑल द एनिमल्स। बट उसमें भी एक जो डिफ़िकल्टी है, वो एनिमल जो नॉक्टर्नल है जी, वो एनिमल जो छुप के ही रहना पसंद करते हैं, किसी बिल में रहते हैं, तो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। अब आप जिसको जानते ही नहीं हो उसको कैसे बचाओगे? तो सबसे पहली तो जरूरत है कि आप जानो उसको। तो जैसे हमारे ही टाइगर रिजर्व में एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है पेंगोलिन पे, इकोलॉजी ऑफ पेंगोलिन। तो आपको मालूम है कि पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज़्यादा पोचिंग होने वाला एनिमल है और कहते हैं रीज़न, अब रीज़न अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके स्कल जो होते हैं उससे दवाएं बनती हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ एफ्रोडियासिक उससे बनता है, कुछ कहते हैं कि वो कहाँ यूज़ होता है, केमिकल रिएक्टर में होता है। आई मीन बट अभी भी बहुत अच्छे से नहीं मालूम है कि वो यहाँ से जाता तो है ईस्टर्न मार्केट में, मतलब चाइना और थाईलैंड और उन जगहों पे, उसके बाद वो कैसे यूज़ होता है नहीं मालूम है। पर जो पेंगोलिन की मैक्सिमम 8 वैरायटी है, 4 अफ्रीका में मिलती हैं और 4 एशिया में मिलती हैं। और एक अनुमान है कि हर साल लगभग 10,000 पेंगोलिन की पोचिंग होती है। अब यदि आप उसको घंटे और मिनट में बदलें तो ऑन एन एवरेज हर 10 मिनट में एक पेंगोलिन की पोचिंग हो जाती है। तो ये जो हम अभी इंटरव्यू करीब 1-1.5 घंटे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप मानिए कि 6-7 पेंगोलिन दुनिया में कहीं मर गए होंगे, पोच कर दिए गए होंगे। अब जब उसको कंजर्वेशन की बात शुरू हुई तो हमें मालूम ही नहीं था कि खाता क्या है, रहता क्या है। बहुत स्केची सा आइडिया था कि भाई हम उसको स्केली एंट ईटर बोलते हैं, तो चींटियाँ खाता है, पर उसकी हैबिटेट प्रेफरेंस क्या है, मेटिंग पार्टनर कैसे चूज़ करता है, बच्चे कैसे बड़ा करता है। तो फिर अभी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने WCT एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ कोलैबोरेट किया है और जो भी हमको इलीगल क्राइम में पेंगोलिन मिलते हैं उसको जो हम सीज करते हैं जिंदा, या फिर कभी कोई तालाब कुएं में गिर के या ऐसे रेस्क्यू करते हैं, तो उसको सतपुड़ा में और पेंच में हम टैग लगा के छोड़ देते हैं। और फिर साइंटिस्ट की एक टीम है जो उसको फॉलो करती है, देखती है कि कब खाए, कहाँ खाए, क्या सोए, तो हम उनके बारे में बेहतर जान सकें, उनको हम बचा सकें। तो यही है जो साइंटिस्ट का जो अप्रोच है। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, मैं नाम उनका लेना चाहूँगा, जलालुद्दीन नाम है, जो घड़ियाल पे रिसर्च कर रहे हैं। अब घड़ियाल एंडेमिक है, मतलब केवल गंगा और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं में ही मिलता है, तो बहुत कम संख्या में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो है हमारे चंबल इकोसिस्टम में मिलता है। तो घड़ियाल की क्या प्रेफरेंस है, घड़ियाल का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोलॉजी में, वो सारी चीज़ वो अध्ययन कर रहे हैं। आपने अभी नाम लिया था डॉक्टर अनिरुद्ध मुजुमदार का,
जिन्होंने यहीं पे टाइगर की इकोलॉजी पे स्टडी करा था और अभी वो लेपर्ड पे स्टडी कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग एनिमल की किसी बिहेवियर पे या उनके फूड प्रेफरेंसेस पे या उनके मीटिंग प्रेफरेंसेस पे, इन सारी चीज़ों पे स्टडी करते हैं, या कोई होलिस्टिक इकोलॉजी पे ही स्टडी करता है। और उससे फिर मैनेजर्स को पता चलता है कि उस स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सर मतलब कितने साल, कितने पीरियड का एक रिसर्च एक वो माना जाता है सॉलिड? देखिए रिसर्च तो जैसे ज्ञान अनंत है ना, तो रिसर्च भी अनंत है। और ऐसे रिसर्चर है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही वाइल्ड लाइफ रिसर्च को दे दी, 5 साल 6 साल 7 साल वो लगातार रिसर्च करे जा रहे हैं और नई नई चीज़ें पता चलते जा रही है। जैसा मैंने कहा कि वन्य प्राणियों के बारे में बहुत थोड़ा सा पता है, बहुत थोड़ा सा पता है। तो कछुओं के बारे में हमें पता ही नहीं है, और पेंगोलिन है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है। नॉर्मली यदि किसी को पीएचडी लेनी है तो ऑब्वियसली वो 3 साल 4 साल स्टडी करके कुछ पेपर लिखता है, पीएचडी उसको मिल जाती है। पर ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, वो एक ही स्पीशीज़ पे करे जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको जलबदिन का ही कहा, वो कॉन्टीन्यूसली इसी पे करे जा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर संजीव शर्मा, उज्जैन से हैं। उन्होंने पहले टाइगर पे काम करा बहुत सारा, फिर स्नो लेपर्ड पे करा, और वो अपने लिए चैलेंजेस ढूंढते रहते हैं और लगातार वो इसी रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, ठीक है सर। एंड जैसा कि आपने कहा कि पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो भी गया, 1-1.5 घंटे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक इसको हम कंक्लूड करेंगे। बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे ऑडियंस के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट चाहूँगा कि आप इसका आंसर कर दें। जैसे कि एक पूछना चाह रहे हैं कि ब्लैक पैंथर का भी मतलब पेंच में कितना वो है अभी रोल? नहीं, ब्लैक पैंथर या ब्लैक लेपर्ड एक तो मोगली की कहानी का कैरेक्टर है, बघीरा, तो उसको पेंच को पॉपुलैरिटी दिलाने में तो बहुत रोल है। लेकिन इकोलॉजिकली हमारे लिए वो जस्ट एक और लेपर्ड है जिसका कलर बाकियों से थोड़ा सा अलग है। पर हमारे मतलब टूरिस्ट भी और मैं भी, हमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। ओके। अब सर जैसे कि यहाँ से महाराष्ट्र लगा ही हुआ है, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं काम करने में यहाँ और वहाँ कोऑर्डिनेशन में? नहीं, कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा है। मेरे फेलो ऑफिसर हैं शुक्ला, प्रभुनाथ शुक्ला जी। हम लोग फ़ोन पे बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और साथ में हम पेट्रोलिंग भी करते हैं तोतलाडो रिजर्वायर में या अदरवाइज ऑल्सो। तो दिक्कत नहीं आती है कोऑर्डिनेशन में। लेकिन हाँ, कई बार अपराधी तत्व इसका फ़ायदा लेते हैं कि वो मध्य प्रदेश में अपराध करके महाराष्ट्र में जाके छिप जाते हैं, या वैसा वर्षा महाराष्ट्र में अपराध करके हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। इस पे भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं। और मैं तो प्राउडली कहूँगा कि हमें हमारे महाराष्ट्र के जो साथी हैं उनसे हमेशा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलता है, और हमसे भी जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वी आल्सो ट्राई टू हेल्प देम टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। ओके। एंड सर पेंच में हाइनास का कुछ है मूवमेंट? देखिए, हाइनाज एक तो स्कैवेंजर है, और पहले तो कैमरा ट्रैप में बफर एरिया में आए हैं। बट अभी के 2-3 प्रोटोकॉल जो हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें हाइना कैमरा ट्रैप पे तो नहीं मिला है। तो ये सिचुएशन रिसेंट टाइम्स में मतलब कोई रिसेंट टाइम में तो नहीं है। ओके। एंड सर एक क्वेश्चन है कि डिफरेंट एरियाज, जैसे सतपुड़ा का ट्रेन अलग है, आपका पन्ना का अलग है, पेंच का अलग है, तो कितना डिफ़िकल्ट है इन तीनों जगह में काम करना? मतलब तरीके अलग अलग होंगे आई थिंक सब जगह काम करना। देखिए, मैं इसको ना टेरेन के कारण उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आ सकती है। जैसे यदि आप पन्ना लैंडस्केप पे गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी के समय पेट्रोलिंग करना मुश्किल हो सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दिक्कतें नहीं है। इन दिक्कतों से पार पाने के लिए मेरी टीम, हमारे लोग बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं, ट्रेंड है, मेंटली फिजिकली हर तरह से। चैलेंज कैसा आता है, जैसे मेरा एरिया में टाइगर है और बाकी दूसरे जानवर हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम एक गश्ती करते हैं जिसको हम कॉम्बिंग पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो कॉम्बिंग पेट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हर कर्मचारी या 2-2 कर्मचारी मिलके एक दूसरे से 30-40 या 50 मीटर दूर खड़े हो जाते हैं, और जैसे कंघी हमारे ऊपर सीधे सीधे जाती है ना, वैसे ही वो सीधे सीधे चलते हैं। फिर वो कोई रास्ता नहीं देखते, जीपीएस में बस देखते हैं लाइन उनकी सीधी बननी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली एक आदमी जब पेट्रोलिंग करता है तो पगडंडी लेके चलेगा,
तो वो भूल जाते हैं उस दिन और वो स्ट्रेट चलते हुए जाते हैं, उन सारे प्रिकॉशन लेते हैं, आज तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है, बट दे गो स्ट्रेट डीप इनसाइड जंगल और फिर दूसरी एंड पे मिलते हैं। और हम जब उनका जीपीएस का मैप मिलाते हैं तो एकदम हमें कुछ लगभग पैरेलल सी स्ट्रेट लाइन 20 या 25 मिलती है, और तो इससे हम क्राइम को डिटेक्ट करते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि हमारे बांधवगढ़ में या संजय दुबरी में जहाँ हाथियों का प्रेजेंस है, हम हाथियों के जंगल में इस तरह से अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो टरेन तो नहीं, पर कई बार स्पीशीज इस तरह से आपके पेट्रोलिंग पैटर्न को चेंज करती है और या डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाती है या कम करती है, तो वो एक इशू है। सतपुड़ा में काफ़ी हिली टेरेन है, काफ़ी हिली टेरेन है, तो बट आप देखेंगे यदि सतपुड़ा का भी आप एमएस ट्राइब पेट्रोलिंग मैप देखेंगे तो मेरा स्टाफ जो पूरा उसको अच्छे से पेट्रोल करता है, मतलब इसलिए कोई पेट्रोलिंग में कमी नहीं आने देता है कि यहाँ पहाड़ बहुत ऊंचा है। वो पहाड़ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है एक फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। ओके, एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है टाइगर पॉपुलेशन को और उनका जो एरिया है उसको बढ़ाने की? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एरिया जो हम बढ़ाने की कवायद मध्य प्रदेश वन विभाग या भारत का वन विभाग कर रहा है वो विद इन ज़्यादा है कि हमारे अंदर जो गांव हैं हम उनको एक बेहतर जगह बसा दें तो उनका भी जीवन संवर जाए, क्योंकि अभी वो जंगल के अंदर है, बिजली, पानी, मेडिकल फैसिलिटी तमाम की दिक्कतें होती हैं, और वो अंदर का जंगल जो खाली हुआ है वो वन्य प्राणियों के काम आ जाए। तो एक तो ये प्रयास बहुत शिद्दत से चल रहे हैं। दूसरा प्रयास चल रहा है जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट इलाके हैं, बिना उनको नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या सेंचुरी बनाए, हम तो जानते हैं कि वन्य प्राणी को क्या चाहिए। आप देखिए ना कि आज रातापानी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, फिर भी रातापानी में 60 टाइगर है जो कि कई टाइगर रिजर्वों में नहीं होंगे। तो वन्य प्राणी आपके मैनेजमेंट को समझ जाता है और यदि आप अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो वो फ्लरिश करेगा। लेकिन इसका रीज़न क्या है सर, मतलब रातापानी में इतना डेंस टाइगर पॉपुलेशन? नहीं, हमने जो मैनेजमेंट हम कान्हा में करते हैं वही रातापानी में करते हैं। पेट्रोलिंग बहुत अच्छी करते हैं, उसका प्रे स्पीशीज को बचा के रखा हुआ है, प्रे स्पीशीज के लिए फूड बचा के रखा हुआ है। तो बस टाइगर को तो बिल्ली है, बिल्ली प्रजाति तो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। तो मैंने इसलिए कहा ना कि हमें ज़्यादा ध्यान लोगों का देना है। यदि हम लोगों का, हैबिटेट का और अपने स्टाफ का ज़्यादा ध्यान देंगे, बिल्ली अपना ध्यान खुद दे लेगी, टाइगर अपना ध्यान खुद के रख लेगा। जी सर, जी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फरहान। बिजी शेड्यूल से इतना टाइम नहीं फरहान, बिजी तो जरा भी नहीं, और आपने जिस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है, मुझे मालूम है जब 2018 में हम पहली बार मिले और आपने कहा कि आप फिल्म बनाना चाहते हो, तो आप उन बहुत सारे लोगों में थे जो मेरे ऑफिस में 1 या 2 दिन में आते थे और कहते थे कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले एक छोटा सा कुछ 2.5 या 3 मिनट का कट बनाया था वाइल्ड मध्य प्रदेश, और फिर किंगडम ऑफ टाइगर आपके पास जो फुटेज थे उसको फिल्म में कन्वर्ट करके बनाया, और फिर वन रक्षक, पन्ना, कूनो, सतपुड़ा और मेरा सबसे फेवरेट बारासिंगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम करने के लिए आपको मुझ जैसा फॉरेस्ट ऑफिसर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी डोमेन में हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो अपने आसपास की या इस देश की जो वन्य प्राणी धरोहर है उसको बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो प्लीज़ आगे आइए, और बहुत सारे फ्रेंड्स की ज़रूरत है वन्य प्राणियों के, और वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स के फ्रेंड बनिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू फॉर हैविंग मी।